आज हम लोग काइनेमेटिक्स स्टार्ट करेंगे। इससे आपको लगभग 2 से 3 क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे फिजिक्स में, जिसमें कि एक्सेलरेशन से रिलेटेड, ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं। और खुद से ट्राई करके आप कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करोगे आंसर। इसमें हमने वो क्वेश्चंस कवर करे हैं, लाइक वो फर्स्ट हाफ, सेकेंड हाफ, थर्ड हाफ वाला क्वेश्चन, वो आपको पीवाईक्यू में देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो ये आप खुद से ट्राई करो। आप ये आपका होमवर्क होगा, इट इज़ आप डू इट बाय योर सेल्फ। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वॉरियर्स एडू कैब। सो आई होप आप सब लोग अच्छे से होगे, आप लोग की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से चल रही होगी। अब तक हमने फिजिक्स में 2 चैप्टर्स कर लिया, डैट इज़ बेसिक ऑफ फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स, एंड सेकेंड हमने करा डैट इज़ वेक्टर्स। तो हमारा 2 चैप्टर इज़ ऑलरेडी डन। आज हम मूव करेंगे हमारे थर्ड पार्ट पे, डैट इज़ काइनेमेटिक्स का पार्ट। काइनेमेटिक्स में काइनेमेटिक्स एक ऐसा टाइप बन जाता है, खुद में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है, जिससे कि क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाते हैं WBJE के PYQs में। इससे आपको लगभग 2 से 3 क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे फिजिक्स में, जिसमें कि एक्सेलरेशन से रिलेटेड, ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं। और ग्राफ से जो क्वेश्चंस होते हैं वो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, क्योंकि ग्राफ में वो ट्राई करते हैं आपको कंफ्यूज करने का। आज हम लोग काइनेमेटिक्स स्टार्ट करेंगे। काइनेमेटिक्स में हम कवर करेंगे कि काइनेमेटिक्स होता क्या है। काइनेमेटिक्स में हम लोग रेस्ट और मोशन की बात करेंगे कि कोई अगर ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट में है तो कैसे समझेंगे, कोई ऑब्जेक्ट अगर मोशन में है तो वो हम कैसे समझेंगे। तो उस चीज़ को आज हम कवर करेंगे, साथ साथ क्वेश्चंस के जो क्वेश्चंस आपको WBJE में देखने को मिलेंगे। तो आज हम लोग उसका थ्योरी प्लस क्वेश्चंस करेंगे एक पार्ट में। बाकी सेकंड पार्ट में हम लोग एक्सेलरेशन से स्टार्ट करेंगे। आज हम लोग वेलोसिटी से तक स्टार्ट करेंगे, वेलोसिटी तक करेंगे। तो काइनेमेटिक्स में हमारा जो टर्म है काइनेमेटिक्स, ये खुद में ही डिस्क्राइब क्या करता है, ये खुद में डिस्क्राइब करता है मूवमेंट। क्या डिस्क्राइब करता है ये? मूवमेंट को डिस्क्राइब करता है। मूवमेंट बोले तो कि कोई ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रहा है तो हम उसके मोशन के बारे में स्टडी करते हैं, हम उस ऑब्जेक्ट के मोशन के बारे में स्टडी करते हैं विदाउट। अब अगर हम मोशन के बारे में किसी बॉडी का बात कर रहे हैं तो ये हमें पता है कि कोई भी बॉडी खुद से नहीं चलती है, उसको चलाने के लिए कोई ना कोई फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो जब हम काइनेमेटिक्स में जब बात करते हैं तो काइनेमेटिक्स में हम फोर्स या फिर जो रीज़न है मूवमेंट का उस पर ना फोकस करके सिर्फ हम लोग किस पे फोकस करते हैं, सिर्फ हम लोग मोशन पे फोकस करते हैं कि मोशन किस तरीके का है, कि मोशन का मैग्नीट्यूड क्या है, मोशन का डायरेक्शन क्या है। तो हम लोग सिर्फ मोशन पे फोकस करेंगे, फोर्स वाला पार्ट हम आगे देखेंगे। बट काइनेमेटिक्स जो है हमारा, काइनेमेटिक्स में हम मोशन की बात करेंगे कि लाइक कोई भी अगर ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रही है तो उसका डिस्टेंस क्या है, उसका डिस्प्लेसमेंट क्या है, उसकी वेलोसिटी क्या है, उसकी एक्सेलरेशन क्या है। तो हम उनके मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन की बात करेंगे। हम इसके बारे नहीं बात करेंगे कि कोई अगर ऑब्जेक्ट मूव कर रही है तो उसके पीछे का रीज़न क्या है, वो क्यों मूव कर रही है, या फिर कोई बॉडी रेस्ट पे क्यों है। तो हम उस पर ना फोकस करके हम किस पार्ट पे फोकस करेंगे, हम फोकस करेंगे कि उसका मोशन किस तरीके का है, उसका मोशन का मैग्नीट्यूड क्या है। तो काइनेमेटिक्स में हम लोग यही देखेंगे, कोई ऑब्जेक्ट का हम लोग मूवमेंट को डील करते हैं। क्या डील करते हैं हम लोग? मूवमेंट को डील करते हैं। इसके बाद आज जो भी हम लोग का हैंड रिटन नोट्स होगा, वो हैंड रिटन नोट्स टेलीग्राम चैनल, हमारे वॉरियर्स एडू कैब के टेलीग्राम चैनल पे अपलोड होगा, जिसका कि लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ और चैनल ज्वाइन करो, जिससे कि आपको ये हैंड रिटन नोट्स पूरा का पूरा मिलेगा। साथ ही साथ आपको अगर कोई एकेडमिक अगर क्वेरी है अगर आपकी, तो अगर आप ग्रुप में डालते हो तो आपको रिप्लाई मिलेगा। साथ ही साथ हम लोग मेंटरिंग भी प्रोवाइड करते हैं, तो आप लोग उसका भी बेनिफिट ले सकते हो। आज की बात करें टॉपिक्स में, आज हम लोग क्या कवर करेंगे, तो पहला टॉपिक है हमारा ऑब्जर्वर कवर करेंगे कि ऑब्जर्वर क्या होता है, क्योंकि ये बहुत इंटरेस्टिंग टर्म है ऑब्जर्वर। जब आप समझोगे ऑब्जर्वर इज़ इट्सेल्फ वेरी इंटरेस्टिंग। 8 पैरामीटर्स ऑफ मोशन, मोशन का जो 8 पैरामीटर्स है हम लोग उसको देखेंगे। देन हम लोग देखेंगे रेस्ट एंड मोशन, कि कोई ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है या फिर कोई ऑब्जेक्ट अगर मोशन में है तो वो हमें कैसे पता चलेगा। देन वी विल डील विथ
डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट की कोई मूवमेंट अगर हो रहा है तो उसका डिस्टेंस क्या है और उसका डिस्प्लेसमेंट क्या है। एंड देन द लास्ट टॉपिक विच वी विल कवर टुडे वो है वेलोसिटी। ये पार्ट हम ट्राई करेंगे कि आज वाले हमारे इस लेक्चर में कवर हो जाए। अगर नहीं होता तो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, बट हम कोशिश करेंगे कि हमारा आज इतने तक हमारा कवर हो जाए, जिससे कि हमारा एक पार्ट कवर हो जाए, बाकी एक्सेलरेशन से हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। तो सबसे बड़ा क्वेश्चन बनता है कि व्हाट डू यू मीन बाय ऑब्जर्वर, कि ऑब्जर्वर क्यों इतना इम्पोर्टेंस रखता है। तो ऑब्जर्वर इसलिए इम्पोर्टेंस रखता है क्योंकि ऑब्जर्वर क्या है कि ऑब्जर्वर क्या ऑब्जर्व करेगा, ऑब्जर्व मोशन। अब अगर हमारा जो ऑब्जर्वर है वो अगर सही से देख नहीं रहा, अगर वो सही से एनालाइज नहीं कर रहा, देन उसका जो इनपुट होगा उस इनपुट को हम यूज़ नहीं कर पाएंगे। तो हमारे ऑब्जर्वर में क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है, ऑब्जर्वर में हमारा है कि अगर हमारा ऑब्जर्वर अर्थ पे रह रहा, जैसे कि आप लोग अर्थ पे रह रहे हो और अर्थ मूव कर रही है, अर्थ का जो रेवोल्यूशन है वो हो रहा है और अर्थ के साथ साथ आप भी मूव कर रहे हो। तो अगर आप भी मूव कर रहे हो, अर्थ भी मूव कर रहा है विद द सेम स्पीड, अर्थ भी इसी स्पीड में मूव कर रही है, आप भी इसी स्पीड में मूव कर रहे हो, देन आपको क्या लग रहा है, आपको अर्थ किस पोजीशन पे लग रहा है, आपको अर्थ लग रहा है कि अर्थ किस पोजीशन में है, रेस्ट में है। अब यहीं आप चले जाओ कहाँ, स्पेस स्टेशन चले जाओ आप। अगर आप स्पेस स्टेशन जाओगे और स्पेस स्टेशन पे जो उसका स्पीड है रेवोल्यूशन का वो तो डिफरेंट होगा, तो उस टाइम आपको क्या दिखेगा, उस टाइम आपको दिखेगा कि जो हमारा अर्थ है, हमारा अर्थ इज़ व्हाट, हमारा अर्थ इज़ मूविंग, हमारा अर्थ इज़ मूविंग। तो ये चेंज क्यों हो गया, क्योंकि हम अगर अर्थ पे हैं तो हम बोल रहे हैं कि नहीं भाई अर्थ तो एकदम रेस्ट में है, क्योंकि हम कुछ फील नहीं कर रहे हैं कि अर्थ मूव कर रही है। बट द सेम पर्सन, मैं खुद जा रहा हूँ स्पेस स्टेशन, फिर मैं वहाँ से देख रहा हूँ कि अर्थ मूव कर रही है, तो मैं तो फिर दो तरीके का बात बोल रहा हूँ। तो ये जो हमारे बात में जो डिफरेंस आया वो क्यों आया, वो आया हमारा जगह के चेंज में, हमारे ऑब्जर्वेशन के चेंज में। ऑब्जर्वर कौन है, ऑब्जर्वर मैं ही हूँ, ऑब्जर्वर मैं और आप लोग खुद हैं। बट ऑब्जर्वर का क्या चेंज हुआ, ऑब्जर्वर का प्लेस चेंज हुआ, फ्रॉम वेयर ही वॉज ऑब्जर्विंग। अब प्लेस बोले तो उसका क्या चेंज हो गया, उसका फ्रेम चेंज हो गया, उसका फ्रेम चेंज हो गया। पहले फ्रेम में वो कहाँ से ऑब्जर्व कर रहा था अर्थ को, अर्थ पे रह के ही ऑब्जर्व कर रहा था अर्थ को, और सेकंड फ्रेम में कहाँ से ऑब्जर्व कर रहा था, वो स्पेस में जाके ऑब्जर्व कर रहा था कि जो अर्थ है वो मूव कर रही है नहीं कर रही है। तो इस पॉइंट पे आपको समझ आया होगा कि हमारे ऑब्जर्वेशन का कितना इम्पोर्टेंस रखता है कि ऑब्जर्वर किस स्टेट में है, ऑब्जर्वर सही से ऑब्जर्व कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है। अगर आप एक और एग्जांपल लो तो जैसे कि हम लोग ट्रेन में मूव करते हैं, ट्रेन में हम लोग जब मूव करते हैं तो हम लोग जब ट्रेन में बैठे हुए हैं और ट्रेन में किसी से हम लोग बात कर रहे हैं कॉल पे, लाइक अपने फ्रेंड से बात कर रहे हैं, और वो ट्रेन उसके सामने से गुजरी, वो ट्रेन उसके सामने से गुजरी, तो वो मुझे क्या बोलेगा कि तुम्हारे ट्रेन की स्पीड बहुत ही ज़्यादा हाई है, बहुत ही ज़्यादा स्पीड में तुम्हारा ट्रेन चल रहा। बट मैं जो ट्रेन के अंदर बैठा हुआ हूँ और अगर मेरा सेट है, मुझे कुछ बाहर का दिख ही नहीं रहा जिससे कि मुझे आइडिया मिले कि मेरा ट्रेन स्पीड चल रहा है या फिर स्लो चल रहा है, तो मैं उसे क्या बोलूँगा कि भाई मुझे तो कुछ फील नहीं हो रहा। अनलेस अगर आप वो बोलो कि झटके लगते हैं ट्रेन में, वो उसको अगर हम निगलेक्ट करें, क्योंकि अगर ट्रेन की कंस्ट्रक्शन अगर और अच्छे से होगी तो हमें वो भी झटके नहीं पता चलेंगे। तो ट्रेन में बैठे बैठे हम क्या बोलेंगे उसे कि नहीं भाई मुझे तो ऐसा कुछ मूवमेंट लग नहीं रहा, मुझे तो लग रहा है कि ट्रेन रेस्ट पे है। क्यों, क्योंकि ट्रेन का जो स्पीड है और जो मैं जिस स्पीड में आगे चल रहा हूँ वो क्या है, वो सेम है। तो ऑब्जर्वर यहाँ पे कौन कौन था, ऑब्जर्वर मैं था और मेरा फ्रेंड था। मैं कहाँ से ऑब्जर्व कर रहा था, मैं ट्रेन में बैठ के ऑब्जर्व कर रहा था, और जो मेरा फ्रेंड था वो कहाँ से ऑब्जर्व कर रहा था, वो बाहर से ऑब्जर्व कर रहा था। जैसे कि मतलब कि उसका ट्रेन के साथ कोई कनेक्शन नहीं था। तो उसे क्या लग रहा है, उसे ट्रेन क्या लग रहा है, उसे ट्रेन लग रहा है कि बहुत ही ज़्यादा फास्ट चल रही है ट्रेन।
बट मैं जो ट्रेन के अंदर बैठा हूँ मैं तो बोलूँगा कि नहीं भाई, मेरी जो ट्रेन है वो तो रेस्ट पे है, क्योंकि मुझे कुछ मूवमेंट दिख ही नहीं रहा ट्रेन का, मुझे कुछ मूवमेंट दिख ही नहीं रहा ट्रेन का। तो इस पॉइंट पे ऑब्जर्वर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए। लाइक क्वेश्चंस में भी इट ऑल डिपेंड्स ऑन द ऑब्जर्वर, कि ऑब्जर्वर किस फ्रेम से, आप इस वर्ड को आप ध्यान में रखना कि फ्रेम वर्ड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कि किस फ्रेम में बैठ के ऑब्जर्वेशन हो रहा है। फ्रेम अगर चेंज होगा तो ऑब्जर्वेशन चेंज हो सकता है। तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन द फ्रेम एंड ऑब्जर्वर, इस दोनों वर्ड का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लाइक ऑब्जर्वर अगर हमें सही इनपुट नहीं देगा तो हम उस कैलकुलेशन को अच्छे से नहीं कर पाएंगे। सो इट ऑल डिपेंड्स ऑन द ऑब्जर्वर। अब इससे आगे मूव करें तो हम, मेरे पास है 8 पैरामीटर्स ऑफ मोशन। क्या है? 8 पैरामीटर्स ऑफ मोशन। 8 पैरामीटर्स ऑफ मोशन में क्या क्या आता है? स्केलर आता है जिसकी बात हमने कर रखी है वेक्टर में। फिर सेकेंड हमारे पास वेक्टर आता है। थर्ड हमारे पास डिस्टेंस है, देन डिस्प्लेसमेंट, देन स्पीड, देन वेलोसिटी, देन एक्सेलरेशन एंड यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म। तो ये और सारे टर्म्स के साथ आप ऑलरेडी आप एक्वेंटेड हो, आप इन सब टर्म्स के बारे में जानते हो। बात रही यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म, देखो नॉन यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म ये क्या होता है? ये हर एक हमारे क्वांटिटी के साथ लगता है, हर एक क्वांटिटी के साथ लगता है हमारा ये। लाइक यूनिफॉर्म स्पीड भी होता है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी भी होता है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन भी होता है। सिमिलरली नॉन यूनिफॉर्म डिस्प्लेसमेंट भी होता है, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड भी होता है, नॉन यूनिफॉर्म आई एम सॉरी, नॉन यूनिफॉर्म डिस्प्लेसमेंट नहीं होता, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन भी होता है। तो जो हमारा यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म है, ये हमारा टर्म एक्सप्लेन क्या करता है? ये हमारा टर्म एक्सप्लेन करता है कि कोई भी मूवमेंट या कोई भी क्वांटिटी है वो इक्वल अमाउंट से इंक्रीज कर रही है या फिर नहीं कर रही है। वो जो है वो इक्वल अमाउंट में इंक्रीज और डिक्रीज कर रही है कि नहीं कर रही है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। अगर टाइम बढ़ रहा है तो अगर जो हमारा जो क्वांटिटी है, लाइक स्पीड ही है हमारा, स्पीड अगर टाइम बढ़ रहा है और स्पीड हमारा एक कांस्टेंट स्पीड पे, हमारा वो कांस्टेंट क्वांटिटी के साथ वो चेंज हो रहा है एक इक्वल अमाउंट में, तो हम क्या बोलेंगे कि हमारा जो हमारा स्पीड क्या है? हमारा स्पीड है यूनिफॉर्म स्पीड है। हमारा यूनिफॉर्म क्या है? हमारा यूनिफॉर्म स्पीड है। यहीं अगर हम किसी इंटरवल में ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, किसी इंटरवल में हम कम डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, तो हम क्या बोलेंगे कि हम किस मूवमेंट से, मेरा मूवमेंट कैसा है? मेरा यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म मेरा स्पीड है। किस स्पीड से मैं चल रहा हूँ? नॉन यूनिफॉर्म, जो कि किसी इंटरवल में बढ़ रही है, किसी इंटरवल में घट रही है। तो यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म का हमारा यही मतलब है कि जो भी इंक्रीज या जो भी क्वांटिटी है वो इक्वल टाइम में इक्वल इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो हमने क्या क्या देखा? हमने देखा स्पीड, हमने देखा वेलोसिटी, फिर हमने देखा डिस्टेंस, और फिर हमने देखा डिस्प्लेसमेंट। और ये सारे टर्म्स के साथ हम लोग ऑलरेडी इक्वेंटेड हैं। अब बात रहेगी काइनेमेटिक्स में, हम लोग दो चीज़ पे ध्यान देते हैं कि रेस्ट और मोशन। कौन दो चीज़ों पे हम लोग ध्यान देते हैं? रेस्ट एंड मोशन। रेस्ट एंड मोशन। लाइक तुम कैसे श्योरली बोल सकते हो कि कोई जो थिंग है या फिर कोई ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट पे है या फिर मोशन में है? मैंने एग्जांपल दिया था ना कि अर्थ का, कि अर्थ को तुम बोल सकते हो कि रेस्ट पे है या फिर नहीं रेस्ट पे है। तो उसको हम कैसे बोल सकते हैं? हम क्या देख रहे हैं कि अर्थ जो है हमारा, अर्थ का जो हमारा पोजीशन है, अर्थ का जो हमारा पोजीशन है वो तो सेम का सेम है। लाइक टाइम बीतते जा रहा है, टाइम आगे बढ़ते जा रहा है, बट जो हमारे अर्थ पे जो, मान लो तुम्हारे जो घर का जो पोजीशन है, लाइक योर हाउस का पोजीशन इस तो फिक्स ना, वो तो टाइम के साथ चेंज नहीं कर रहा। हाउस का जो तुम्हारा पोजीशन है वो तो टाइम के साथ चेंज नहीं कर रहा।
तो हम इसे क्या बोलेंगे कि मेरा जो हॉर्स है वो ना रेस्ट पोजीशन पे है। किस पोजीशन में है हमारा जो हॉर्स है वो हमारा रेस्ट में है। लाइक वो मूव नहीं कर रहा विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। और कोई अगर ऑब्जेक्ट या कोई थिंग अगर टाइम के साथ आगे मूव कर रहा है देन उसको हम क्या बोलेंगे, वो उसको बोल देंगे हम लोग मोशन। लाइक एनी कार पासिंग नियर बाई, कोई भी कार अगर मूव कर रहा है तो वो क्या कर रहा है, वो उसका जो पोजीशन है उसका पोजीशन इज कंटिन्यूसली चेंजिंग विथ टाइम। जैसे जैसे जो हमारा टाइम है वो इंक्रीज कर रहा है, जो तो जो कार का जो डिस्टेंस है कवर्ड वो चेंज हो रहा है, प्लस पोजीशन जो है पोजीशन इज वेरिंग, पोजीशन चेंज हो रहा है। तो अगर पोजीशन चेंज हो रहा है तो हम क्या बोलेंगे उसको कि टाइम के साथ पोजीशन चेंज हो रहा है किसी भी ऑब्जेक्ट का तो वो मोशन में है, वो मोशन में, वो रुका हुआ नहीं है, इट इज़ कवरिंग सम डिस्टेंस। तो हम इसकी डिफरेंसेस की बात करें तो रेस्ट में पोजीशन डजेंट चेंज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम एंड ऑब्जर्वर। अब देखो यहाँ पे क्या वर्ड आया, यहाँ पे वर्ड फिर से हमारा उठ के आ गया कि ऑब्जर्वर वर्ड। ऑब्जर्वर वर्ड मैंने पहले बोला बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइक फिर वही बात है ना कि ऑब्जर्वर अगर कार में बैठ के ही अगर कार को ऑब्जर्व कर रहा है तो वो क्या बोलेगा, वो तो बोलेगा कि भाई कार का जो पोजीशन है वो सेम है, क्योंकि उसे वो दिख रहा है। अगर अनलेस वो मतलब खिड़की के बाहर ना देखे तो उसे क्या दिखेगा कि कार रेस्ट में ही चल रही है। बट यहीं ऑब्जर्वर अगर रोड पे खड़े होकर देख रहा है कि कार किस पोजीशन में है तो वो तो बोलेगा कि नहीं भाई कार का पोजीशन चेंज हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन द ऑब्जर्वर। तो जब हमारे पास कोई भी क्वेश्चन में ऑब्जर्वर का पॉइंट ऑफ व्यू दिया रहे कि लाइक ऑब्जर्वर इज ऑब्जर्विंग कि कोई भी ऑब्जेक्ट है उसका पोजीशन चेंज नहीं हो रहा विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो उस टाइम हम क्या बोलेंगे, वो ऑब्जेक्ट क्या है, वो ऑब्जेक्ट हमारा रेस्ट में है, वो ऑब्जेक्ट क्या है हमारा रेस्ट में है। तो देखो डिस्प्लेसमेंट एक्स इक्वल्स कॉन्स्टेंट, मतलब डिस्प्लेसमेंट जो उसका पोजीशन चेंज है वो नहीं हो रहा, डेट इज़ जीरो, डेट इज़ ज़ीरो, कोई भी उसका चेंज नहीं है, उसको हम क्या बोल देंगे, रेस्ट बोल देंगे। यही बात करें जब हम मोशन की बात करते हैं तो पोजीशन चेंजेस विथ रिस्पेक्ट टू द टाइम एंड ऑब्जर्वर। तो यहाँ पे ऑब्जर्वर भी ऑब्जर्व कर रहा है कि हाँ भाई पोजीशन चेंज हो रहा है, साथ में जो टाइम है टाइम के साथ टाइम अगर हमारा बढ़ रहा है तो टाइम के साथ जो उस ऑब्जेक्ट का जो पोजीशन है वो भी चेंज हो रहा है। तो ऐसे स्टेट में हम क्या बोलेंगे, ऐसे स्टेट में हम बोलेंगे कि वो ऑब्जेक्ट मोशन में है, वो ऑब्जेक्ट मोशन में है। तो इसका जो हमारा जो डिस्प्लेसमेंट का जो इक्वेशन आएगा वो एक इक्वेशन हमें मिलेगा कि, और ये इक्वेशन हमें क्या बताएगा कि लाइक किस तरीके से टाइम बढ़ने पे जो पोजीशन है वो हमारा पोजीशन चेंज हो रहा है। और रेस्ट के केस में क्या हो जाएगा कि डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो कांस्टेंट होगा, मतलब अगर यहाँ अगर कोई कार अगर प्लेस्ड है तो यहीं रहेगी, यहाँ से यहाँ उठ के नहीं जाएगी, यहाँ से यहाँ उठ के जाएगी तो इसका डिस्प्लेसमेंट कुछ ना कुछ बन जाएगा। तो वो डिस्प्लेसमेंट नहीं बनेगा इन टर्म्स ऑफ रेस्ट। तो जो अगर ए पोजीशन में हमारा कार प्लेस्ड है तो हमारा ए पोजीशन पे ही कार प्लेस्ड रहने वाला है। इसके बाद बात करें हम लोग डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की। किसकी बात करेंगे हम लोग, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की। तो इन दो चीज़ों की बात करेंगे। अब देखो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या डिफरेंस है। अब मैं अपने घर से डेट इज़ पॉइंट ए से पॉइंट बी गया, ठीक है, पॉइंट ए से पॉइंट बी गया, तो इसमें मैंने क्या डिस्टेंस कवर करा, इसमें मैंने डिस्टेंस कवर करा ये, दैट इज़ ए टू बी गया मैं, और इसका डिस्टेंस मान लो कि x है, इस बीच का जो दूरी है डेट इज़ x। तो मैंने क्या डिस्टेंस कवर करा, मैंने डिस्टेंस कवर करा x। मैंने डिस्प्लेसमेंट क्या कवर करा, डिस्प्लेसमेंट कवर करा मैंने x। अब डिस्प्लेसमेंट बोलूँ तो कि शॉर्टेस्ट पाथ, एंड यू नो कि शॉर्टेस्ट पाथ क्या होता है, शॉर्टेस्ट पाथ इज़ अ स्ट्रेट लाइन। और ये लाइन तुम्हें कैसा लाइन दिख रहा है, ये लाइन भले मैंने उल्टा सीधा ड्रॉ करा बट इट इज़ अ स्ट्रेट लाइन, बट इट इज़ अ स्ट्रेट लाइन। ये वाला जो लाइन है हमारा, दिस लाइन इज अ स्ट्रेट लाइन। तो हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे कि जो डिस्टेंस हमारा वो भी x है, जो हमारा डिस्प्लेसमेंट है वो भी मेरा x ही है। बट इसी पॉइंट पे जब हम लोग ए पॉइंट से जाएंगे ऐसे करके, सॉरी लाइक मैं ऐसे करके ऐसे जा रहा हूँ, तो अब मैंने कैसा पाथ लिया,
मैंने पाथ लिया एक सर्कुलर पाथ लिया मैंने। सर्कुलर पाथ जब मैंने लिया तो इमेजिन मतलब सपोज कि ये वाला जिसका डिस्टेंस है वो y है, तो जो डिस्टेंस हमने कवर करा a टू b जाने में, डैट डिस्टेंस विल बी y। बट डिस्प्लेसमेंट की जब बात करें तो डिस्प्लेसमेंट हमने क्या देखा कि शॉर्टेस्ट पाथ, बट कहीं से देखने से तुम्हें ये लग रहा है कि ये स्ट्रेट लाइन है या फिर शॉर्टेस्ट पाथ है? नहीं, बिल्कुल नहीं लग रहा हमें। तो इस केस हमारा शॉर्टेस्ट पाथ क्या हो जाएगा? इस केस में भी हमारा शॉर्टेस्ट पाथ होगा x। अब बोलोगे x क्यों है? x इसलिए हमारा शॉर्टेस्ट पाथ है क्योंकि a टू b के बीच का जो डिस्टेंस है, जिसको हम एक स्ट्रेट लाइन से शो कर सकते हैं, उस स्ट्रेट लाइन का जो लेंथ है डैट इज x। उस स्ट्रेट लाइन का जो लेंथ है डैट इज x है उसका स्ट्रेट लाइन का। तो हमारा डिस्प्लेसमेंट x हो रह गया, बट जो हमारा डिस्टेंस है वो चेंज हो गया। डिस्टेंस क्यों चेंज हो गया? क्योंकि हमने पाथ बदल लिया। तो डिस्टेंस क्या होता है यहाँ से बताओ? डिस्टेंस क्या होता है हमारा? डिस्टेंस इज पाथ डिपेंडेंट। डिस्टेंस इज पाथ डिपेंडेंट, बट जो हमारा डिस्प्लेसमेंट है वो डिस्प्लेसमेंट पाथ पे डिपेंड ही नहीं करता है, पाथ पे डिपेंड ही नहीं करता है। सो इट इज पाथ इंडिपेंडेंट। पाथ इंडिपेंडेंट लाइक मैं ए टू बी सर्कुलर एक पाथ से गया हूँ, बट स्टिल जो मेरा डिस्प्लेसमेंट है वो क्या ही रह गया? एक्स ही रह गया। अगर मैं ट्राइंगल के शेप में भी अगर ए टू बी कवर करूँ, इन डैट केस भी जो मेरा डिस्प्लेसमेंट होगा वो एक्स ही रह जाएगा। तो इसका मतलब क्या है? मैं अपना पाथ 1000 बार चेंज करूँ, बट जो मेरा डिस्प्लेसमेंट होगा 2 पॉइंट का वो एक फिक्स क्वांटिटी होगा, वो एक फिक्स क्वांटिटी होगा। तो ये चीज़ ध्यान में रखना कि डिस्टेंस जो है वो पाथ डिपेंडेंट है, और जो हमारा डिस्प्लेसमेंट है वो हमारा क्या है? पाथ इंडिपेंडेंट है। उसके पाथ से कुछ भी लेना देना नहीं है। जिस रास्ते को हम लोग चूज़ कर रहे हैं जाने के लिए, उससे कुछ भी लेना देना नहीं है। अब डिफरेंसेस की बात करें तो हमारे पास डिस्टेंस है, दैट इज डिस्टेंस क्या हमारे पास? एक्चुअल पाथ कवर्ड इरिस्पेक्टिव ऑफ डायरेक्शन। एक्चुअल पाथ कवर्ड इरिस्पेक्टिव ऑफ डायरेक्शन। हमें डायरेक्शन से कोई भी मतलब नहीं है कि परपेंडिकुलर जाओ या फिर हॉरिजेंटल जाओ, हम किसी भी डायरेक्शन में जाएंगे तो जिसका टोटल जितना पाथ होगा वो पाथ कवर हमारा क्या हो जाएगा? डिस्टेंस हो जाएगा। सेकेंड, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। तुम्हारा डिस्टेंस है वो एक स्केलर क्वांटिटी है। अब तुम पूछोगे क्यों एक स्केलर क्वांटिटी है? क्योंकि इसका कोई भी यूनिट, कोई भी इसका डायरेक्शन हो सकता है, लाइक कोई भी डायरेक्शन हो सकता है। ऐसे भी जा सकते हैं 2 पॉइंट में, ऐसे भी जा सकते हैं 2 पॉइंट में, ऐसे भी जा सकते हैं 2 पॉइंट में। मेरा मन में पैराबोला बना के जाओ, मेरा मन में सर्कल बना के जाओ, तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन मी। तो इसका कोई एक डायरेक्शन फिक्स नहीं है। तो ये क्या हो गया? एक स्केलर क्वांटिटी हो गया। इसका डायरेक्शन के साथ कोई भी लेना देना नहीं है, इसका डायरेक्शन के साथ कोई भी लेना देना नहीं है। और तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो क्वांटिटी स्केलर क्वांटिटी होती है वो कौन से एडिशन रूल को फॉलो करती है? वो करती है तुम्हारे अलजेब्रिक लॉ को फॉलो। वो अलजेब्रिक लॉ को फॉलो करती है। तो अलजेब्रिक लॉ हमारा क्या बोलता है कि अगर डिस्टेंस टोटल है, हमारे पास 2 डिस्टेंस है, तो इट विल बी एडेड लाइक d1 प्लस d2। इसको कोई मतलब नहीं कि डायरेक्शन क्या है, डायरेक्शन नहीं है, वो डायरेक्टली एक्चुअल पाथ को सम करेगा। एक्चुअल पाथ जो भी है उसको, उससे कोई मतलब नहीं, बस वो उठाएगा और उसे ऐड कर देगा। अब इसका SI यूनिट इज मीटर। इसका SI यूनिट क्या होता है? डिस्टेंस का SI यूनिट इज मीटर। अब बात करें हम लोग डिस्प्लेसमेंट की, तो डिस्प्लेसमेंट में हमारे पास चेंज इन पोजीशन फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल शॉर्टेस्ट पाथ। अब देखो यहाँ भी आ गया ना शॉर्टेस्ट पाथ, जो मैंने पीछे बताया था कि शॉर्टेस्ट पाथ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये वाला जो पॉइंट है ना, ये शॉर्टेस्ट पाथ, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है डिस्प्लेसमेंट में, कि हमें 2 पॉइंट अगर गिवन है तो 2 पॉइंट का हमें शॉर्टेस्ट पाथ जो होगा वही डिस्प्लेसमेंट होगा। आंख बंद करके तुम बोल सकते हो कि वो जो डिस्टेंस होगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, वो हमारा डिस्प्लेसमेंट होगा। इससे
को पाथ तुमने कोई भी पाथ लिया, इससे उसे कोई मतलब नहीं है, इसे बस शॉर्टेस्ट पाथ से मतलब है। सेकेंड, इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, इसका एक डायरेक्शन के साथ हमें दिखाना पड़ता है, लाइक ए टू बी गए तो इसका एक डायरेक्शन होगा। अब देखो डायरेक्शन क्यों इतना मैटर करता है, क्योंकि ये क्या फॉलो करेगा, अगर ये वेक्टर क्वांटिटी हो गया तो ये वेक्टर क्वांटिटी हो गया तो ये फॉलो करेगा वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। ये क्या फॉलो करेगा, वेक्टर लॉ फॉलो करेगा। अब तुम देखो अब तुम देखो अगर हम लोग एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाते हैं, लाइक पॉइंट ए से पॉइंट बी गया, डेट इज़ मैं अपने घर से मैं कहाँ गया, मैं कॉलेज गया, ठीक है, डेट इज़ ए टू बी, डेट इज़ ए टू बी। अब जब मेरी छुट्टी हो गई तो मैं बी से कहाँ गया, मैं बी से ए के पास, डेट इज़ वापस मैं अपने घर आ गया। तो इस केस में जब ये जो हमारा डिस्प्लेसमेंट है वो तो सेम ही रहेगा, क्योंकि जो शॉर्टेस्ट पाथ है वो तो चेंज होना नहीं है, क्योंकि मेरा कॉलेज और मेरा घर क्या है, वो एक फिक्स्ड पोजीशन पे है, उसका एक पोजीशन फिक्स्ड है। तो जाने टाइम भी एक्स डिस्प्लेसमेंट था, आते टाइम भी एक्स डिस्प्लेसमेंट था, बट जाते टाइम जो हमारा डिस्प्लेसमेंट जो हमारा था उसका मैग्नीट्यूड क्या था, उसका डायरेक्शन था एक्स आई कैप, डेट इज़ मैं पॉजिटिव एक्स एक्सिस में मैं गया था कॉलेज। बट मैं जब वापस आया तो उसका जो मेरा डायरेक्शन था डेट इज़ माइनस एक्स आई कैप, कि मैं अपोजिट डायरेक्शन में मैं वापस आया। तो अब मैं जब इधर वेक्टर लॉ लगाऊंगा, इसका जो मैं वेक्टर लॉ लगाऊंगा तो वेक्टर लॉ से क्या हो जाएगा कि ये वाला डायरेक्शन, ये वाला एक्स आई कैप में, तो मेरा जो ये नीचे वाला जो हमारा वेक्टर होगा, ये वेक्टर कैसे जाएगा, इस वेक्टर का डायरेक्शन क्या हो गया, इस वेक्टर का डायरेक्शन हो गया अपोजिट, डेट इज़ 180 डिग्री का हमारा एंगल बन जाएगा, 180 डिग्री का हमारा एंगल बन जाएगा। तो काइंड ऑफ ये क्या होगा, काइंड ऑफ सब्ट्रैक्ट होगा। जब दो वेक्टर सेम होते हैं और उनके बीच का जो एंगल है 180 डिग्री होता है, एंटी पैरेलल होते हैं वो दोनों, एक दूसरे एंटी पैरेलल नहीं बोले तो अपोजिट अगर होते हैं वेक्टर, तो उनका जब हम लोग एडिशन करते हैं तो एडिशन हमारे पास कितना आता है, एडिशन हमारे पास आता है, यू ऑलरेडी नो कि जब हम लोग एक्स आई कैप माइनस एक्स आई कैप लिखेंगे तो मेरे पास कितना आएगा, इट इज़ ज़ीरो। मेरा डिस्प्लेसमेंट इस केस में क्या हो गया, ज़ीरो हो गया। तो इसीलिए डिस्प्लेसमेंट में क्या है ना कि डिस्प्लेसमेंट में हम जो डायरेक्शन है, डायरेक्शन को हम लोग साथ में लेके चलते हैं, ताकि जब हम लोग कंप्लीट रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट हम लोग फाइंड करें, देन हम लोग वेक्टर लॉ यूज़ करें। वेक्टर लॉ यूज़ करने पे हमें एक जो रिजल्टेंट जो हमारा डिस्प्लेसमेंट है वो हमें देखने को मिलता है, तो इसमें हम वेक्टर लॉ का यूज़ करेंगे। इसका भी ऐसा यूनिट इज़, इसका भी ऐसा यूनिट इज़ मीटर। अब हमारे पास एक क्वेश्चन है कि अ पर्सन इज़ मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस कवर्स 20 मीटर। अब देखो मैं एक क्वाड्रेंट बना लूँ, ये हमारा क्वाड्रेंट हो गया। ये हमारा क्वाड्रेंट हो गया। अब चलो इसमें अब हम लोग 20 मीटर गए एक्स एक्सिस में, दैट इज़ यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ गए हम लोग 20 मीटर, एंड देन टर्न्स लेफ्ट टू कवर अनदर 20 मीटर। अब यहाँ से हमारा राइट साइड कौन हो गया, ये हो गया, लेफ्ट साइड क्या हो गया हमारा, ये हो गया। इसमें कंफ्यूज मत होना, राइट साइड और लेफ्ट साइड में कंफ्यूज मत होना। जब हम लोग एक्स एक्सिस की तरफ जाते रहेंगे तो जो अपवर्ड डायरेक्शन, अपवर्ड जो हमारा डायरेक्शन होगा डेट विल बी लेफ्ट, एंड जो हमारा डाउनवर्ड डायरेक्शन होगा डेट विल बी राइट। तो इस चीज़ को ध्यान में रखना, क्वेश्चंस में ये काफ़ी कंफ्यूजिंग होते हैं, तो इस चीज़ को हमें ध्यान में रखना है। उसके बाद जब हम लोगों ने लेफ़्ट टर्न लिया, डेट इज़ हम लोग यहाँ से गए यहाँ, तो ये हमारा कितना डिस्टेंस हो गया, ये हमारा हो गया 20 मीटर, कवर अनदर 20 मीटर।
फाइंड द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट कवर्ड। अब हमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पूछ रहे हैं। तो अभी अभी मैंने बताया कि डिस्टेंस क्या होता है। जो हमारा डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस होता है हमारा पाथ डिपेंडेंट। ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तुम्हें हर एक पॉइंट पे ये देखने को मिलेगा कि इस इस वर्ड का कितना इम्पोर्टेंस है कि डिस्टेंस क्या होता है, पाथ डिपेंडेंट होता है। और डिस्प्लेसमेंट जो है हमारे पास, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है हमारा पाथ इंडिपेंडेंट। लाइक उसे पाथ से कुछ भी लेना देना नहीं है, वो अपने अकॉर्डिंग जो उसका शॉर्टेस्ट पाथ है वो उसे देखेगा और वो उसका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। तो हमें इस केस में पहला क्या निकालना, पहला हमें निकालना है डिस्टेंस। पहला हमें निकालना है डिस्टेंस। अब डिस्टेंस देखो, डिस्टेंस के लिए क्या है, जो एक्चुअल पाथ कवर्ड, तो एक्चुअल हम लोग यहाँ से शुरू करे थे, यहाँ शुरू करके हम लोग यहाँ पे गए, फिर हम लोग ऊपर गए, यहाँ से यहाँ गए, यहाँ से ऊपर गए। तो ये क्या है, ये हमने पाथ कवर करा है, तो एक्चुअल पाथ कवर्ड। तो एक्चुअल पाथ में हम लोग 20, इसमें डायरेक्शन से कुछ लेना देना है नहीं, हमें बस क्या है, हमें बस मैग्नीट्यूड से मतलब है। डैट इज़ हम लोग पहली बार जब हम लोग एक्स एक्सिस की तरफ चले तो हम लोग कितना चले थे, डैट इज़ 20 मीटर चले। और जब हम लोग दूसरी बार जब हम लोग चले, डैट इज़ लेफ्ट टर्न लेने के बाद, तो वो भी हम लोग कितना चले, डैट इज़ 20 मीटर चले। तो हमारा डिस्टेंस टोटल क्या हो गया, हमारा डिस्टेंस टोटल हो गया 40 मीटर। हमारा डिस्टेंस टोटल कितना हो गया, 40 मीटर हो गया। अब बात रही हमारे डिस्प्लेसमेंट की, डैट इज़ डिस्प्लेसमेंट। और डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्प्लेसमेंट है पाथ इंडिपेंडेंट। लाइक उसे पाथ से कुछ भी मतलब है ही नहीं। वो क्या देखेगा, वो पॉइंट ओ और पॉइंट ए, इन दोनों के बीच क्या करेगा, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेगा। इन दोनों के बीच एक अपना स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेगा। ये एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेगा। और इस स्ट्रेट लाइन का जो मैग्नीट्यूड होगा, इसका जो लेंथ होगा, वो क्या हो जाएगा, डायरेक्शन हो, इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट पाथ। डैट इज़ यहाँ पे क्या है, डैट इज़ एक स्ट्रेट लाइन है। डैट इज़ क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है। अब इस स्ट्रेट लाइन का जो हमारे पास जो मैग्नीट्यूड होगा, वो क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड हो जाएगा। तो इस केस में जो हमारा ये वाला पार्ट है, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बना रही है, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बना रही है, क्योंकि इसके बीच का एंगल कितना है, 90 है। तो ये हमारे पास ट्रायंगल आ गया। ये ट्रायंगल हो गया हमारे पास, ये हमारे पास हाइपोटेनस हो गया, ये परपेंडिकुलर या ये फिर बेस। अब हमें एच फाइंड करना है, जबकि बी हमें दिया हुआ 20, पी हमें दिया हुआ 20। तो बाय यूजिंग व्हाट, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम हम लोग लिख सकते हैं कि एच स्क्वायर इक्वल्स पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब एच स्क्वायर का हमें वैल्यू जानना है, तो पी स्क्वायर कितना हो जाएगा, 20 400 प्लस 400, जो कि टोटल बना लेगा हमारा 800। तो हमारा एच का वैल्यू क्या हो जाएगा, हमारा एच का वैल्यू हो जाएगा 400, हमारे एच का वैल्यू हो जाएगा 20√2। क्या हो जाएगा, 20√2। ये एच क्या हमारा, ये एच है हमारा, ये डिस्प्लेसमेंट, दैट इज एक्स। तो लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट पाथ, तो लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट पाथ क्या आया हमारा, ये वाला पाथ का टोटल लेंथ कितना आया, 20√2 आया। तो हमारा डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट भी कितना हो जाएगा हमारा डिस्प्लेसमेंट भी हो जाएगा 20√2 मीटर। क्या हो जाएगा, 20√2 मीटर।
इसके बाद हमारे पास सेकेंड क्वेश्चन है, डेट इज फाइंड द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट इन ईच ऑफ द केसेस। हमारे पास दो केसेस हैं, दोनों केसेस में हमसे क्या पूछा जा रहा है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बताओ। जो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, हमें फर्स्ट क्वेश्चन में पॉइंट ए से पॉइंट बी हम लोग मूव कर रहे हैं, पॉइंट ए से पॉइंट बी मूव कर रहे हैं। चलो पहले डिस्टेंस की बात करते हैं। तो डिस्टेंस हमने पहले ही क्या पढ़ के रखा है, हमने पहले ही पढ़ के रखा कि डिस्टेंस क्या होता है, पाथ डिपेंडेंट होता है। तो अब अगर ए पॉइंट से मैं जा रहा हूँ बी पॉइंट पे, तो एक सर्टेन पाथ में कवर कर रहा हूँ, एक सर्टेन पाथ कवर कर रहा हूँ जो, और जो इसका जो लेंथ होगा वो क्या हो जाएगा, हमारा डिस्टेंस हो जाएगा। तो डेट इज लेंथ ऑफ आर्क बी। और किसी सर्कल में जब उसका सेमी सर्कल का हम लोग आर्क लेंथ निकालेंगे, डेट इज ये वाला पार्ट, तो ये कितना हो जाएगा, ये सरकमफेरेंस का आधा हो जाएगा, सरकमफेरेंस का आधा हो जाएगा। एंड वी नो सरकमफेरेंस इक्वल्स टू क्या होता है, 2πr होता है। इट इज़ 2πr अपॉन में 2 नीचे क्यों आया, क्योंकि हमारे पास ये एक सेमी सर्कल गिवन है। तो हमारे पास डिस्टेंस कितना हो जाएगा, πr आ जाएगा। ठीक है, πr आ गया। अब यहीं अगर हम बात करें डिस्प्लेसमेंट की, अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट में हमें कहाँ से कहाँ जाना, हमें पॉइंट ए से पॉइंट बी जाना है, पॉइंट ए से पॉइंट बी जाना हमें। तो इस बीच में अगर हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करें, एक स्ट्रेट लाइन अगर हमारा ड्रॉ हो जाए पॉइंट ए से पॉइंट बी तक में, तो ये हमें क्या देगा, ये हमें डिस्प्लेसमेंट देगा। तो ये टोटल डिस्प्लेसमेंट का लेंथ कितना हो जाएगा, आर प्लस आर, डेट इज 2r, आर प्लस आर डेट इज 2r। तो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, हमारे पास डिस्प्लेसमेंट हो गया 2r बराबर, और जो हमारा डिस्टेंस हो गया डेट इज πr। πr, तो ये हमारा डिस्टेंस हो गया, ये हमारा डिस्प्लेसमेंट हो गया। अब बात करें हम सेकेंड क्वेश्चन की, तो सेकेंड क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, सेकेंड क्वेश्चन हमारे पास एक स्क्वायर गिवन है जिसमें कि हम लोग पॉइंट ए से बी सी डी कम्प्लीटली हम लोग घूम के कहाँ आ रहे हैं, कम्प्लीटली हम लोग घूम के आ जा रहे हैं ए पॉइंट पे, डेट इज ए टू ए। अब इसमें क्या क्या फाइंड करना है हमें, इसमें हमें डिस्टेंस भी फाइंड करना है एंड हमें डिस्प्लेसमेंट भी फाइंड करना है। तो चलो डिस्टेंस की बात करते हैं। तो डिस्टेंस में क्या आता है, डिस्टेंस में एक्चुअल पाथ कवर्ड। तो एक्चुअल पाथ कवर्ड मतलब क्या, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ ए बी सी डी डेट इज स्क्वायर। एंड इतना तो आप जानते हो कि पेरीमीटर क्या होता है फॉर स्क्वायर, डेट इज 4 इंटू साइड, और हमारे पास साइड कितना गिवन है, साइड हमारे पास l दिया हुआ है, डेट इज 4l। तो हम डिस्टेंस कितना कवर करेंगे, हम डिस्टेंस कवर करेंगे 4l के बराबर। और हमारा क्या बच गया, हमारे पास डिस्प्लेसमेंट पार्ट बच गया। तो अगर हम डिस्प्लेसमेंट पार्ट की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है, ए पॉइंट से हमें कहाँ जाना है, हमें ए पॉइंट पे दोबारा आना है। तो अब तुम बताओ मुझे कि ए पॉइंट और ए पॉइंट के बीच की दूरी कितनी है। अगर मैं एक पॉइंट ए से उठ के आ रहा हूँ दोबारा सेम पॉइंट ए पे, तो उस दोनों ए के बीच की दूरी कितनी हुई। अगर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करो इसी ए के साथ, इसी ए के साथ, तो कितना आएगा, डेट इज़ 0। स्ट्रेट लाइन का लेंथ कितना आ जाएगा, 0। तो जो हमारा ये समझ में आ रहा है कि हमारा जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो कितना आ जाएगा, हमारा डिस्प्लेसमेंट भी आ जाएगा 0। क्या आ जाएगा, 0। क्यों, क्योंकि जिस पॉइंट से हमने स्टार्ट करा हमने उसी पॉइंट पे आके रुका, जिस पॉइंट से हमने स्टार्ट करा हम लोग सेम पॉइंट पे आकर रुक गए। तो फॉर दैट रीज़न डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा हमारा 0 एंड डिस्टेंस विल बी इक्वल टू द पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर, डिस्टेंस विल बी इक्वल टू द पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर। और हमारे पास थर्ड क्वेश्चन है, डेट इज फाइंड द डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट, सेम हमारे पास। अब ये बंदा पॉइंट ओ से इस डायरेक्शन में भी चला 10 मीटर, उसके बाद इस डायरेक्शन डेट इज वाई एक्सिस में भी चला कितना, 10 मीटर। एंड जो हमारे पास जेड एक्सिस है, जेड एक्सिस में भी कितना चला, 10 मीटर चला। तो हमें टोटल क्या पूछ रहा है, हमसे डिस्टेंस पूछ रहा है।
तो डिस्टेंस क्या होता है हमारे पास, डिस्टेंस होता है टोटल पाथ कवर्ड, डेट इज यहाँ वाला भी काउंट होगा, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस तीनों का काउंट होगा, डेट इज 10 प्लस 10 प्लस 10, that will be total 30 मीटर, that will be total 30 मीटर। अब बात करें यहीं डिस्प्लेसमेंट की, तो डिस्प्लेसमेंट में क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट इज व्हाट, अ स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी। तो डिस्प्लेसमेंट हमारा वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर क्वांटिटी में क्या यूज़ होगा, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन यूज़ होगा, डेट इज पहले तो डिस्प्लेसमेंट हम लोग वेक्टर लिखते हैं, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर में क्या आएगा, 10 पहले कहाँ चला, एक्स एक्सिस में चला, डेट इज आई कैप, फिर 10 पॉजिटिव जेड वाई एक्सिस में चला, डेट इज 10 जे कैप, प्लस 10 फिर चला तुम्हारा जेड एक्सिस में, डेट इज 10 के कैप। तो हमारे पास ये डिस्प्लेसमेंट का वेक्टर आ गया। अब हमें इसी डिस्प्लेसमेंट का अगर मैं मैग्नीट्यूड फाइंड करूं तो डैट विल बी 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, डैट विल बी टोटल कितना 300। तो टोटल हमारा जो डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा कितना आएगा, टोटल हमारा डिस्प्लेसमेंट आएगा 10√3 मीटर। तो हमारा डिस्टेंस क्या आ गया, हमारा डिस्टेंस आ गया जो हमने कवर करा डेट इज़ 30, और जो हमने डिस्प्लेसमेंट कवर करा डेट इज़ 10√3 मीटर, डेट इज़ 10√3 मीटर। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करें, तो ये एक स्क्वायर है, डेट इज़ स्क्वायर में हम लोग कहाँ से कहाँ मूव कर रहे हैं, हम लोग ए से बी पॉइंट तक जा रहे हैं, ए से बी पॉइंट तक जा रहे हैं। तो अब इसे हम इसमें हमसे क्या पूछ रहा है, इसमें हमसे पूछ रहा है कि व्हाट इज़ डिस्टेंस एंड व्हाट इज़ डिस्प्लेसमेंट। तो इसको हम लोग यहाँ सॉल्व करें, डिस्टेंस अगर हमें सॉल्व करना, डिस्टेंस कितना होगा भाई तुम ही बताओ मुझे, डिस्टेंस क्या होगा, डिस्टेंस ये वाला पार्ट होगा, डेट इज़ ए टू बी, डेट इज़ एक्चुअल पाथ कवर्ड। ए टू बी अगर मैं जाऊँगा तो इसी पाथ का यूज़ करूँगा ना, अगर मैं ए टू बी जा रहा हूँ तो कौन से पाथ का यूज़ करूँगा, मैं इसी पाथ का यूज़ करूँगा। तब इस पाथ का मैं लेंथ निकालना है, इस पाथ का लेंथ निकालने के लिए अगर तुम्हें फॉर्मूला याद है तो ठीक है, नहीं तो मैं एक बेसिक स्टेप बताता हूँ कि 360 डिग्री जब हम लोग एक कंप्लीट एक सर्कल का चक्कर लेते हैं, दैट इज़ 360 डिग्री, तो उस टाइम में हमारा जो सरकमफ्रेंस होता है, दैट इज़ पेरीमीटर, वो कितना होता है, वो हमारा होता है 2πr। ठीक है, अब यहीं मैं 1 डिग्री में जाऊँ, 1 डिग्री में जो मेरा पेरीमीटर बनेगा डेट विल बी 2πr/360। ठीक है, बट इसी तरीके से अगर मैं 60 डिग्री पे जाऊँ, डेट इज़ ये हमारा जो 60 डिग्री है, हमने कितना कवर करा एंगल, हमने 60 डिग्री कवर करा, तो डैट विल बी 60 डिग्री इंटू 2πr/360 डिग्री, डैट विल मेक इट व्हाट 60। एक मिनट, हमने एंगल में बात करा, मैं एंगल में ना बात करके हम रेडियन में बात करते हैं। तो लाइक 2π एंगल के लिए हमने कितना दिया, 2πr, दैट इज़ 360 डिग्री जब हम लोग मूव करते हैं तो हमारे पास कितना पेरीमीटर होता है, हमारे पास होता है 2πr। यहीं अगर हम 1 रेडियन अगर हम मूव करें तो कितना कवर होगा, तो हमारा होगा 2πr/2π, डैट इज़ ये। और यहीं अगर 60 को हम लोग अगर रेडियन में कन्वर्ट करते हैं, 60 को रेडियन कन्वर्ट करेंगे तो 60 इंटू π/180, तो डैट विल बी व्हाट, डैट विल बी π/3। तो अगर हम लोग π/3 रेडियन अगर हम लोग कवर करेंगे इन अ सर्कल, तो पेरीमीटर कितना बनेगा, π/3 इंटू r, तो विच विल मेक इट व्हाट πr/3। तो πr/3 मतलब 60 डिग्री जब हमने कवर करा तो हमने कितना डिस्टेंस कवर करा आर्क पे, तो हमने πr/3 डिस्टेंस कवर करा। अब हमारे पास सेकंड क्या, सेकंड आता है हमारे पास डिस्प्लेसमेंट, कि इस वाले क्वेश्चन में
जब हम लोग एक सर्कल में ट्रैवल कर रहे हैं, सिर्फ 60 डिग्री का हमने डिस्टेंस ट्रैवल करा, तो उस पोजीशन में हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा। उसके लिए हमारे पास ये स्ट्रेट लाइन क्या बताएगा, हमें डिस्प्लेसमेंट बताएगा। ये स्ट्रेट लाइन का जो वैल्यू है वो अब मान के चल रहे हैं कि वो वैल्यू हमारा एक्स है, हमारा वो वैल्यू, ठीक है। तो अब हम लोग डिस्प्लेसमेंट कैसे फाइंड करेंगे। डिस्प्लेसमेंट के लिए हमारे पास क्या क्या है, ये हमें ये पता है कि ये आर है, ये आर है, और हमें ये फाइंड करना है कि लाइक ए टू बी जाने पे हमारा कितना डिस्टेंस, कितना डिस्प्लेसमेंट बन रहा है। तो इसके लिए अगर हम दो वेक्टर कंसिडर करने पे हमारा ये वेक्टर चलो आर है, ये वाला वेक्टर हमारा आर है, और ये वाला वेक्टर हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। तो इसके बीच एंगल कितना है, इसके बीच एंगल है हमारा 60 डिग्री। तो चलो इसमें क्या हम लोग अप्लाई करेंगे, अभी अभी हमने सीखा था कि पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर। अगर आप लोग सही से रिवीजन कर रहे होगे तो आप लोग को याद होगा कि हम लोगों ने पैरेललोग्राम देखा था, पैरेललोग्राम लॉ। ये क्या बोलता है कि जब दो वेक्टर्स एक सर्टेन एंगल पे सिचुएटेड हो तो उस टाइम जो रिजल्टेंट आता है हमारा, वो रिजल्टेंट क्या आता है, वो रिजल्टेंट आता है हमारा आर पहला का वेक्टर प्लस सेकेंड वेक्टर प्लस 2r1r2 कॉस ऑफ थीटा, 2r1r2 कॉस ऑफ थीटा। तो चलो इसको यहाँ सॉल्व करते हैं। तो r हमारा रिजल्टेंट जो हमारा हो जाएगा डैट विल बी इक्वल्स टू आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, यहाँ पे 2r स्क्वायर प्लस 2r1r2। तो r1r2 हमारे पास सेम ही है, डेट इज r ही है हमारा r1 और r2 की जगह, तो 2r स्क्वायर। अब बात आई कॉस थीटा की, तो थीटा हमारा दो एंगल के बीच कितना है, थीटा हमारा दो एंगल के बीच 60 डिग्री है। तो कॉस 60 इक्वल्स टू व्हाट, कॉस ऑफ 60 इक्वल्स टू व्हाट, कॉस ऑफ 60 इक्वल्स टू 1/2। तो कॉस थीटा 1/2, ये हमारा कैंसिल हो गया, ये हमारा क्या आ जाएगा 3r स्क्वायर, डैट विल मेक व्हाट, डैट विल मेक r√3। तो हमारे पास जो डिस्टेंस हुआ डैट डिस्टेंस इज πr/3, जबकि जो हमारा डिस्प्लेसमेंट हुआ वो हमारा क्या हो गया r√3, डेट इज x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा हमारा r√3। तो a टू b जाने पे अगर हम एक स्ट्रेट लाइन पाथ अगर हमने लिया होता तो हमारा जो डिस्प्लेसमेंट होता, इस केस में हमारा डिस्प्लेसमेंट सेम है, उस केस में हमारा डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट बोथ विल बी व्हाट, बोथ विल बी r√3। इसके बाद हम नेक्स्ट सेक्शन पे मूव कर जाते हैं, डेट इज स्पीड एंड वेलोसिटी। क्या है, स्पीड एंड वेलोसिटी। अब देखो स्पीड एंड वेलोसिटी की बात करें तो इट एक्सप्लेन्स अबाउट कि कोई अगर हमारे पास बॉडी है वो कितने टाइम इंटरवल में, कितने टाइम इंटरवल में कितना डिस्टेंस कवर करती है या फिर डिस्प्लेसमेंट कवर करती है। तो इट्स ऑल अबाउट कि कितने डिस्टेंस में, कितने टाइम इंटरवल में तुम डिस्टेंस तुम ट्रैवल कर रहे हो। तो उसका यूज़ करके मैं क्या फाइंड करूँगा, उसका यूज़ करके मैं स्पीड फाइंड करूँगा या तो फिर वेलोसिटी फाइंड करूँगा। दो चीज़ें फाइंड करूँगा, स्पीड या फिर वेलोसिटी। अगर कोई मान लो कोई कार मूव कर रही है और कार का अगर हम ओडोमीटर चेक कर रहे हैं, ओडोमीटर क्या होता है हमारा, ओडोमीटर बताता है कि कितना डिस्टेंस ट्रैवल हुआ है। ओडोमीटर क्या बताता है, डिस्टेंस बताता है। और हम लोग एक टाइमर सेट कर रखे हैं और हमने देखा कि 1 आवर में जो कार है उसने कितना कवर करा, 40 किलोमीटर कवर करा। कितना कवर करा, 40 किलोमीटर कवर करा। तो हम लोग इस केस में कॉन्फिडेंटली बोल सकते हैं ना कि 1 आवर में 40 किलोमीटर, इसका मतलब स्पीड क्या है हमारे कार का, हमारे कार का स्पीड कितना है, डेट इज़ 40 किलोमीटर पर आवर। कितना है, 40 किलोमीटर पर आवर हमारे कार का स्पीड है। तो स्पीड के लिए हमें दो चीज़ों की रिक्वायरमेंट, इट इज़ व्हाट, डिस्टेंस कवर्ड एंड टाइम इंटरवल, जो टाइम हमारा इंटरवल है। तो स्पीड क्या बोलता है, स्पीड इट इज़ डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। अब हम लोग पोजीशन चेंज कर रहे हैं, तो पोजीशन चेंज करने से क्या होता है, पोजीशन चेंज करने से, पीछे देखो, पोजीशन चेंज करने से क्या होता है, पोजीशन चेंज करने से हमारे पास डिस्टेंस कवर होता है, इट इज डिस्टेंस कवर होता है।
दैट इज़ हमारा डिस्टेंस कवर होता है। तो डिस्टेंस कवर्ड हमको कैसे मिल जाएगा, जब कोई पोजीशन अपना चेंज करेगा विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, जब टाइम के साथ किसी का पोजीशन चेंज हो रहा होता है तो उसके रेशियो को हम क्या बोल देंगे कि स्पीड। वेलोसिटी क्या है, इट इज़ डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, डिस्टेंस ना करके हम यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट बोलना चाहेंगे। डिस्टेंस दैट इज डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि वेलोसिटी में हम किससे डील करते हैं, हम डिस्प्लेसमेंट से डील करते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट जब हमारे पास रहेगा और टाइम इंटरवल रहेगा तो हम कौन सी क्वांटिटी फाइंड कर सकते हैं, हम वेलोसिटी फाइंड कर सकते हैं किसी भी बॉडी या किसी भी ऑब्जेक्ट का। स्पीड की बात करें तो इट इज़ ए स्केलर क्वांटिटी, ये एक स्केलर क्वांटिटी है जिसका कि बस मैग्नीट्यूड है, कोई इसका डायरेक्शन स्पेसिफिक कोई डायरेक्शन होता नहीं है और हमें ना ही बताना है। इसका मतलब अगर हमें स्पीड दिया रहेगा एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट या फिर बॉडी का, तो इन द केस कि जब हमें ऐड करना होगा उन दोनों स्पीड्स को, तो हम कौन से लॉ का यूज़ करेंगे, हम लोग अलजेब्रिक लॉ का यूज़ करेंगे टू फाइंड द सम ऑफ द स्पीड। बट इन वेलोसिटी के केस में हमारे पास सिर्फ डिस्टेंस ना हो के हमारे पास एक डायरेक्शन भी होगा। तो उस डायरेक्शन कवर करने के टाइम में हम जो यूज़ करेंगे, हम यूज़ करेंगे वेक्टर क्वांटिटी है तो क्या यूज़ करेंगे, वेक्टर लॉ यूज़ करेंगे। हम क्या यूज़ करेंगे, वेक्टर लॉ यूज़ करेंगे। तो वेक्टर क्वांटिटी के लिए वेक्टर लॉ, स्केलर क्वांटिटी के लिए अलजेब्रिक लॉ यूज़ करेंगे। इसका ऐसा यूनिट इज़ मीटर पर सेकेंड, इसका ऐसा यूनिट भी मीटर पर सेकेंड। डायमेंशन जो है स्पीड का डेट इज़ mlt-1, इसका भी डायमेंशन क्या है, mlt-1। तो स्पीड और वेलोसिटी में हमने मेन डिफरेंसेस क्या देखा, स्पीड में हमने देखा कि पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। वेलोसिटी में हमने क्या देखा, वेलोसिटी में हमने देखा कि डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। स्पीड में डिस्टेंस अपॉन टाइम। देखो अब उसके बाद बात करेंगे हम एवरेज स्पीड की। अब एवरेज क्या होता है, एवरेज हम लोग बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं कि एवरेज होता है लाइक सम ऑफ क्वांटिटीज अपॉन नंबर ऑफ क्वांटिटीज, लाइक सम ऑफ क्वांटिटीज अपॉन नंबर ऑफ क्वांटिटीज। तो ये हो गया बेसिक डेफिनेशन ऑफ एवरेज। बट जब हम लोग एवरेज की बात करते हैं फिजिक्स में, इसका मतलब है कि वैसा स्पीड जो पूरे जर्नी के टाइम बना रहा। लाइक जर्नी में जो भी स्पीड होगा वो अप एंड डाउन होगा। लाइक इट्स नॉट पॉसिबल, एक आइडियल वर्ल्ड में ही हो सकता है कि एक कांस्टेंट स्पीड से हम किसी जर्नी में हम ट्रैवल करें। कांस्टेंट स्पीड से ट्रैवल करना इज़ नॉट पॉसिबल। हमारा स्पीड ऊपर नीचे करेगा, वो इंक्रीज डिक्रीज करेगा विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। बट जब हमारा जर्नी कंप्लीट हो, तो जर्नी कंप्लीट होने के बाद अगर हमें किसी को बोलना हो कि भाई मैंने अप्रॉक्स इस स्पीड से मैंने पूरे जर्नी में ट्रैवल करा, तो उसके लिए हमें क्या काम आता है, उसके लिए हमें आता है एवरेज स्पीड का काम। एवरेज स्पीड क्या करती है कि हर एक टाइम, एक स्पेसिफिक टाइम इंटरवल में जो डिस्टेंस कवर्ड होता है या एक स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम में जो डिस्टेंस कवर्ड होता है उसको नोट करती है, उस टाइम को नोट करती है। उसके बाद जितना भी हमारे पास डेटा होता है टाइम एंड डिस्टेंस का, तो हम लोग न्यूमरेटर में डिस्टेंस टोटल सम करते हैं एंड डिनोमिनेटर में टोटल टाइम को सम करते हैं। वो जो रेशियो हमारे पास आता है, डैट रेशियो इज कॉल्ड एवरेज स्पीड। और एवरेज स्पीड का जो मैग्नीट्यूड होता है, वही मैग्नीट्यूड से ऑलमोस्ट हमने कंप्लीट जर्नी अपना किया है। हम बोल सकते हैं कि हमारा कंप्लीट जर्नी का ये एक स्पीड था, डैट इज़ एवरेज स्पीड था। तो जब भी हमारे पास क्वेश्चन में एवरेज स्पीड रहेगा, तो हम जितना भी डिस्टेंसेस हमें अगर दिया रहे, इनपुट अगर हमारे पास दिया रहे डिस्टेंसेस का, तो हम लोग उसको कंसिडर करेंगे अपॉन जितना भी टोटल टाइम हमारे पास दिया हो, हम लोग उसको कंसिडर करेंगे। और उसको कंसिडर करने से हमें क्या मिलेगा, हमें स्पीड मिल जाएगा। और कैसा स्पीड मिलेगा, हमें एवरेज स्पीड मिलेगा। कैसा स्पीड मिलेगा, हमें एवरेज स्पीड मिलेगा। सेकेंड हमारे पास एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी भी वही है कि लाइक फॉर अ कंप्लीट जर्नी,
फॉर अ कंप्लीट जर्नी एक स्पेसिफिक टाइम इंटरवल में कितना डिस्प्लेसमेंट हमारा कवर्ड हुआ वो अपॉन टोटल टाइम टेकन, तो वो हमें एवरेज बता देगा। और एवरेज क्या होता है? एवरेज कंप्लीट जर्नी के लिए होता है। एवरेज क्या होता है? कंप्लीट जर्नी के लिए होता है। यहीं अगर हमारे पास वर्ड आ जाए कि इंस्टेंटेनियस, अगर हमारे पास वर्ड आ जाए इंस्टेंटेनियस, सो इन दैट केस जो हमारे पास जो फॉर्मूला होगा और जो हमारे पास कोई अगर क्वांटिटी आता है तो वो क्वांटिटी किससे डील करेगा? वो क्वांटिटी डील करेगा हमारा एक स्पेसिफिक टाइम पे, एक स्पेसिफिक टाइम पे जो हमारा वेलोसिटी या फिर स्पीड था, तो वो हमारा कौन बताएगा? वो हमारा इंस्टेंटेनियस बताएगा। इंस्टेंटेनियस में ही खुद ये वर्ड आता है इंस्टेंट, एट अ सर्टेन इंस्टेंट ऑफ टाइम जो हमारे पास मैग्नीट्यूड होगा वो हमें कहाँ से मिलेगा? इंस्टेंटेनियस स्पीड या फिर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी से मिलेगा हमें। ठीक है, तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का जब हमारे पास बात आए तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में हमारे पास फॉर्मूला होता है, डेट इज v। जब हम लोग वेलोसिटी फाइंड करेंगे तो ये होता है हमारे पास dx अपॉन dt। dx अपॉन dt, वाई dx अपॉन dt? क्योंकि dx जो है हमारा बहुत ही स्मॉल, dx क्या करता है? बहुत ही स्मॉल चेंज को शो करता है, स्मॉल चेंज को शो करता है। और dt क्या शो करता है? dt भी सेम स्मॉल टाइम इंटरवल के चेंज को शो करता है, स्मॉल टाइम इंटरवल को शो करता है। तो dx हमारा क्या हो गया? स्मॉल चेंज इन डिस्प्लेसमेंट। dt क्या हो गया? स्मॉल चेंज इन हमारा टाइम इंटरवल। जब हम लोग इसको फाइंड करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, दैट इज एक सर्टेन इंस्टेंट पे, दैट इज एक सर्टेन इंस्टेंट पे जो वेलोसिटी होगा वो हमें इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी दे देगा। अब बात करें इंस्टेंटेनियस स्पीड की, तो इंस्टेंटेनियस स्पीड के लिए हमें हमारे पास पोजीशन होना चाहिए। इंस्टेंटेनियस स्पीड को हम लिख सकते हैं dx बाई dt अगर पोजीशन रहे। बट इंस्टेंटेनियस जो हमारा स्पीड का जो मैग्नीट्यूड होगा वो सेम होगा किसके? वो हमारा सेम होगा मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के। तो अगर हम लोग इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी फाइंड कर ले रहे हैं किसी भी बॉडी का, तो वी कैन से कि एट दैट टाइम t इक्वल्स t1 पे अगर मैंने इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी फाइंड कर रखा है तो मैं बोल सकता हूँ कि t इक्वल्स t1 पे जो मेरा इंस्टेंटेनियस स्पीड होगा डैट विल बी इक्वल्स टू वॉट? डैट विल बी इक्वल्स टू द मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के, मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के। उसके बाद हमारे पास ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन आता है। ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन में ग्राफ वाला देखो, ग्राफ वाला जो क्वेश्चन है हमारे पास दैट्स द मोस्ट इम्पोर्टेंट। मैंने लेक्चर शुरू करते हुए बोला कि ग्राफ वाले क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में जो कि कंफ्यूज करते हैं स्टूडेंट्स को, तो हमें ग्राफ वाले क्वेश्चंस पे हमें फोकस करना है। ग्राफ वाले क्वेश्चन जिससे हमें छूटे ना, एक एक कॉन्सेप्ट को हम देखेंगे। स्लोप क्या होता है, एक अगर ग्राफ दिया हुआ है, एक्सटी ग्राफ दिया हुआ है या फिर वीटी ग्राफ दिया हुआ है तो उसका एरिया हमें क्या बताता है, उसका हमारे पास स्लोप क्या बताता है, वो हम देखेंगे, लेकिन वो हम आगे देखेंगे। बट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम हम ये देखेंगे कि हमें एक्सटी ग्राफ से हम क्या क्या हम डिराइव कर सकते हैं, क्या क्या आइडिया हमें मिल सकता है। तो टी एक्सिस पे t1, t2, एक्स एक्सिस पे x1 एंड x2। अब देखो, अब हमें ये क्या बता रहा है? अब हमें बता रहा है कि t1 जो हमारे पास टाइम इंटरवल है एट दिस इंस्टेंट, जो हमारा पोजीशन था, हमारा पोजीशन क्या था? x1 था। हमारा पोजीशन क्या था? x1 था। ये पोजीशन वर्सेस टाइम का ग्राफ है। तो t1 पे हमारा पोजीशन क्या था? t इक्वल्स t1 एट t इक्वल्स t1 मेरा जो पोजीशन था डैट पोजीशन वाज x1 एंड एट t इक्वल्स t2 तो इसमें जो हमारा पोजीशन था वो क्या था? हमारा x2।
तो ये चीज़ हम बोल सकते हैं ना कि t इक्वल्स टी वन में पोजिशन हमारा x1 था, t इक्वल्स टी टू पर हमारा पोजिशन क्या था, हमारा x2 पोजिशन था। तो एक सर्टेन ग्राफ अगर हमारे पास दिया रहे तो हमें इतना रीड करना आना चाहिए कि ग्राफ को देख के हम बता सके कि किसी टाइम इंटरवल पे पोजीशन क्या हो रहा है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम करेंगे कि लाइक कोई भी ग्राफ अगर हमें दिया हो तो उसमें हम अगर ये ग्राफ अगर हमें दिया है और पूछ रहा है कि t1 एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम जो पोजीशन था क्या था, इसके लिए हम क्या ड्रॉ करेंगे, इसके लिए हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे t1 से, जो कि इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा। अब इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करने के बाद इस पॉइंट पे हम एक परपेंडिकुलर लाइन बना देंगे टू डैट पॉइंट, और यहाँ पे जो वैल्यू होगा x1 ये हमें क्या डिनोट करेगा कि t1 पॉइंट पे, t1 टाइम पे जो पोजीशन था बॉडी का वो क्या था, वो x1 पोजीशन था। इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अगर हम लोग डिस्कस करें तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में हमारे पास फर्स्ट पॉइंट आता है कि डिस्प्लेसमेंट कैन बी नेगेटिव, पॉजिटिव और ज़ीरो। डिस्प्लेसमेंट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो। अब तुम बोलोगे कि डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव कैसे हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव कैसे हो सकता है। तो उसके लिए मैंने तुम्हें पहले ही बोला है कि डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्प्लेसमेंट है एक वेक्टर क्वांटिटी, एक वेक्टर क्वांटिटी है। अगर तुम एक क्वाड्रेंट में मूव करो पॉइंट ओ से निगेटिव एक्सिस की तरफ, तो मैं थोड़ी बोलूँगा कि तुमने एक्स डिस्प्लेसमेंट तुमने कवर करा है, नहीं। मैं क्या बोलूँगा, मैं बोलूँगा कि माइनस एक्स डिस्प्लेसमेंट है तुम्हारा। अब यहाँ माइनस क्यों आ गया, माइनस यहाँ इसलिए आया क्योंकि मैंने डायरेक्शन को कंसिडर करा। मैंने किसको कंसिडर करा, डायरेक्शन को कंसिडर करा। यहीं अगर तुम इस पॉइंट से अगर तुम इस तरफ आए होते, डेट इज़ पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ अगर तुम आए होते, तो मैं क्या बोलता कि तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट है वो क्या है, वो एक पॉजिटिव एक्स क्वांटिटी है। क्या है, पॉजिटिव एक्स क्वांटिटी है। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, डेट इज़ अगर हम डायरेक्शन उसका अगर हम कंसिडर कर रहे हैं फॉर डैट रीज़न कि डिस्प्लेसमेंट हमारा निगेटिव भी हो सकता है एज वेल एज पॉजिटिव भी हो सकता है, क्योंकि अगर हम पॉजिटिव एक्सिस की तरफ मूव करें। अब बात आई कि जीरो भी हो सकता है, तो अब तुम बोलोगे कि जीरो कैसे होगा। जीरो के लिए मैंने तुम्हें पहले ही दिखाया था कि लाइक अगर मैं स्कूल से कॉलेज जाऊँ, अगर मैं, हाँ यहाँ देखो, अगर मैं स्कूल से कॉलेज जाऊँ और दोबारा कॉलेज से फिर मैं सॉरी अगर मैं घर से कॉलेज जाऊँ और कॉलेज से अगर मैं घर आऊँ, तो उसमें हमारा एक्स डिस्प्लेसमेंट जाते टाइम रहेगा, दैट इज़ कॉलेज के डायरेक्शन में, एंड आते के टाइम में जो डायरेक्शन होगा हमारा डिस्प्लेसमेंट का वो होगा हमारे घर के डायरेक्शन में। डैट इज़ बोथ द वेक्टर्स आर अपोजिट वेक्टर्स। सिंस बोथ द वेक्टर्स आर अपोजिट वेक्टर्स, तो जब हम उसका सम करेंगे, जब हम निकालेंगे कि टोटल डिस्प्लेसमेंट हमने कितना कवर करा, डैट विल बी वॉट, डैट विल बी ज़ीरो। फॉर डैट रीज़न हम लोग बोल सकते हैं कि जो डिस्प्लेसमेंट है, डैट डिस्प्लेसमेंट कैन बी निगेटिव, पॉजिटिव एज वेल एज ज़ीरो। तो ये चीज़ हम बोल सकते हैं। तो ये एक पॉइंट हमारा क्लियर हुआ कि इस चीज़ को ध्यान में रखना कि डिस्प्लेसमेंट हमारा निगेटिव भी हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट हमारा पॉजिटिव भी हो सकता है, एज वेल एज ज़ीरो भी हो सकता है। सेकेंड हमारे पास डिस्प्लेसमेंट कैन डिक्रीज विथ टाइम, डिस्प्लेसमेंट कैन डिक्रीज विथ टाइम। अब यही तुम बात करो, लाइक मैं एक सर्टेन पॉइंट ओ से मैं गया इस डायरेक्शन में, ठीक है, दैट इज़ ए। टाइम इज़ इंक्रीजिंग। अब मेरा ए पे काम हो गया, अब मैं वापस आ रहा हूँ रास्ते में, डेट इज़ ए से वापस आ गया। तो जब मैं ओ और बीच रास्ते में पहुँच गया, डेट इज़ x/2 डिस्टेंस मैंने फिर से कवर कर लिया। जब मेरे ओ से ए पॉइंट के बीच का डिस्प्लेसमेंट कितना था, x था, ठीक है। तो मैंने पहले जब मैं गया तो मैंने कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, इट इज़ पॉजिटिव एक्स। मैं पॉजिटिव एक्स की डायरेक्शन में गया, इट इज़ पॉजिटिव एक्स हमारा डिस्प्लेसमेंट हुआ। जब मैं वापस आया तो वापस में जो वापस के टाइम में वापस दैट इज सेकेंड बार जब हम लोग मूव करा, तो हम लोगों ने मूव करा निगेटिव डायरेक्शन में। कितना मूव करा, -x/2, -x/2। अब अगर इस पॉइंट पे अगर मैं फाइंड करने जाऊं कि व्हाट विल बी टोटल डिस्प्लेसमेंट,
तो टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा हमारा x माइनस x2, और ये कितना हो जाएगा x/2। तो लाइक t इक्वल्स T1 पे जो हमारा डिस्प्लेसमेंट था वो था x, बट T1 दैट इज़ T1 छोटा है T2 से, अब मैं T2 पे आ गया, इस टाइम मेरा और ज़्यादा बढ़ चुका है। अगर मैं 2 सेकेंड में यहाँ पहुँचा था तो मैं 4 सेकेंड में या 3 सेकेंड में मैं कहाँ पहुँच गया हूँ, x/2 वापस रास्ते में पहुँच गया हूँ। तो 2 सेकेंड पे मेरा डिस्प्लेसमेंट क्या था, x था, बट 3 सेकेंड पे आते हुए 3 सेकेंड पे आते हुए मेरा डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, x/2 हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि टाइम इंक्रीज करा, इट इज़ टाइम 2 से 3 सेकेंड हुआ, बट मेरा डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, मेरा डिस्प्लेसमेंट x से आधा हो गया, इट इज़ x/2 हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट कैन डिक्रीज विथ टाइम। टाइम अगर बढ़ भी रहा है तो जो हमारा डिस्प्लेसमेंट है वो डिक्रीज हो सकता है। 2 पॉइंट्स हमारा क्लियर। थर्ड पॉइंट की बात करें तो थर्ड पॉइंट हमारा बोल रहा है कि डिस्टेंस कैन नेदर बी डिक्रीजिंग नॉट निगेटिव। अब ये पॉइंट दिमाग में रखने वाला है कि ये काइंड ऑफ कॉमन सेंस है कि डिस्टेंस जब हम लोग बात कर रहे हैं कि टोटल पाथ कवर्ड, अगर हम लोग डायरेक्शन भी नहीं कंसिडर कर रहे हैं, सो इन दैट केस देर इज़ नो पॉसिबिलिटी कि हाँ डिस्टेंस कभी भी निगेटिव हो सकता है। लाइक डिस्टेंस कभी भी जाएगा तो वो एक मैग्नीट्यूड है, एंड मैग्नीट्यूड निगेटिव कैसे होगा, मैग्नीट्यूड के साथ जब तक एक डायरेक्शन ना अटैच्ड हो, तब तक हम मैग्नीट्यूड को निगेटिव में शो कर ही नहीं सकते। लाइक हम बोल ही नहीं सकते हैं कि दुकानदार को मुझे -1 kg चीनी ला के दो, तो मैग्नीट्यूड तो निगेटिव होगा नहीं। तो डिस्टेंस हमारा क्या होता है, डिस्टेंस में हमारा सिर्फ मैग्नीट्यूड से मतलब रखना है, तो मैग्नीट्यूड हमारा ऑलवेज पॉजिटिव, इसका मतलब डिस्टेंस हमारा ऑलवेज पॉजिटिव, सो इट कांट बी निगेटिव, डैट इज़ नेवर निगेटिव। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, डैट इज एवरेज स्पीड इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। क्या है, एवरेज स्पीड इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0, ये वाला पॉइंट। तो एवरेज स्पीड में अब देखो ये भी हमारे कॉमन सेंस की बात है कि एवरेज स्पीड क्या है, हमारा एवरेज स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है, तो इसको सिर्फ मैग्नीट्यूड से मतलब रखना। मैग्नीट्यूड अगर हम सिर्फ मतलब रखेंगे तो डिस्टेंस कवर्ड कभी भी पॉजिटिव निगेटिव तो होगा नहीं। अब डिस्टेंस कभी भी निगेटिव हो नहीं सकता है, टाइम कभी भी निगेटिव हो नहीं सकता है, तो हमारा जो एवरेज स्पीड होगा वो ऑटोमेटिकली क्या होगा, वो ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होगा, इट इज़ ऑलवेज पॉजिटिव होगा ये। बट यहीं बात करें एवरेज वेलोसिटी की, तो एवरेज वेलोसिटी कैन बी नेगेटिव पॉजिटिव एज वेल एज 0। अब तुम बोलोगे ये कैसे, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट कैन बी पॉजिटिव निगेटिव 0, अगर डिस्प्लेसमेंट अगर पॉजिटिव निगेटिव और 0 हो सकता है तो एवरेज वेलोसिटी भी हमारा निगेटिव पॉजिटिव और 0 हो सकता है। क्यों, क्योंकि एवरेज वेलोसिटी जो हमारे पास है वो क्या है, वो है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम का रेशियो। तो अगर हमारा डिस्प्लेसमेंट निगेटिव होगा टोटल डिस्प्लेसमेंट, तो हमारा जो एवरेज वेलोसिटी होगा वो हमारा नेगेटिव हो जाएगा। अगर हमारा टोटल डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव होगा तो हमारा एवरेज वेलोसिटी पॉजिटिव होगा, और यहीं अगर हमारा टोटल डिस्प्लेसमेंट 0 होगा तो हमारा एवरेज वेलोसिटी हमारा 0 हो जाएगा। उसके बाद बात करें इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस स्पीड की, तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में dx/dt हो जाएगा, और इंस्टेंटेनियस स्पीड जो होगा वो इसके ही मैग्नीट्यूड के बराबर होगा। इंस्टेंटेनियस स्पीड जो बराबर होगा किसके, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड के। एंड डिस्टेंस विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट। लाइक डिस्टेंस जब भी हम कैलकुलेट करेंगे तो वो या तो डिस्प्लेसमेंट के इक्वल होगा या तो डिस्प्लेसमेंट से बड़ा ही होगा। तो अब बात करो कि सेम कब होगा, लाइक हम कब बोल सकते हैं कि डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम है, वो हम तब बोल सकते हैं जब कोई बॉडी कैसे मूव करे, जब किसी बॉडी का जो पाथ मूवमेंट का वो एक स्ट्रेट लाइन हो, वो क्या हो, एक स्ट्रेट लाइन हो। अगर स्ट्रेट लाइन होगा तो क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू एक्स हो जाएगा, और यहाँ से यहाँ जो मूवमेंट होगा वो भी एक्स हो जाएगा। तो हम डायरेक्टली बोल सकते हैं कि डिस्टेंस भी हमारा एक्स है एंड हमारा डिस्प्लेसमेंट भी हमारा x है। बाकी ऑल अदर केसेस में जब भी हम कैलकुलेट करेंगे तो डिस्टेंस हमारा ज़्यादा ही आएगा विथ इन कंपैरिजन टू व्हाट, इन कंपैरिजन टू डिस्प्लेसमेंट। क्यों, क्योंकि जो भी हम लोग कवर करते हैं पाथ वो एक लॉन्गर पाथ ही होता है, डिस्टेंस खुद में एक शॉर्टर पाथ है, शॉर्टेस्ट पाथ है। शॉर्टेस्ट से कुछ भी अगर ज़्यादा हो तो वो बड़ा ही होगा। तो डिस्टेंस विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन और इक्वल टू
डिस्प्लेसमेंट। तो इन सारे पॉइंट्स को हम लोग दिमाग में ध्यान से रखेंगे। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन है द डिस्प्लेसमेंट एक्स ऑफ अ पार्टिकल वरीज विथ टाइम टी। तो हमारे पास एक इक्वेशन दिया हुआ है कि क्या है इक्वेशन, x इक्वल्स 3t² -4t प्लस 30। फाइंड द पोजीशन, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल एट t इक्वल 0। अभी हमने एक्सेलरेशन नहीं करा तो एक्सेलरेशन हम बाद में करेंगे, बट वी हैव ऑलरेडी स्टडीड पोजीशन एज वेल एज वेलोसिटी। अब देखो, अब मैंने तुम्हें ग्राफ वाले क्वेश्चन में क्या बताया, ग्राफ वाले में क्या बताया था कि लाइक हमें पता होना चाहिए कि एक सर्टेन टाइम इंटरवल पे कितना पोजीशन है किसी का। अब देखो, अगर ये यहाँ ग्राफ में ना पूछ के हमें थियोरेटिकली पूछ रहा है कि t इक्वल 0, कि तुम इक्वेशन में t इक्वल 0 पुट करो, एट दैट टाइम पोजीशन क्या था। तो अगर हमारे पास डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है तो हम डायरेक्टली बोल सकते हैं कि एट t इक्वल 0, जो x का जो हमारे पास पोजीशन था, दैट पोजीशन वाज 3, t का स्क्वायर इज 0 माइनस 4 का स्क्वायर, t का वैल्यू इज 0 प्लस 30। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम 30 मैग्नीट्यूड के पोजीशन पे हम थे एट व्हाट टाइम, एट t इक्वल्स 0। अब बात करो वेलोसिटी की, तो हमारे पास वेलोसिटी क्या होता है, वेलोसिटी इज what? वेलोसिटी इज dx अपॉन dt, वेलोसिटी इज dx अपॉन dt, और हमें x का इक्वेशन भी दिया हुआ है, तो हम क्या कैलकुलेट करेंगे, dx अपॉन dt। दैट इज हम जो हमारे पास x का जो इक्वेशन दिया हुआ है उसका हम डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, d/dt, और हमारे पास जो इक्वेशन है दैट इक्वेशन इज 3t² माइनस 4t प्लस 30। तो अगर हम इसको डिफ्रेंशिएट करें तो इट विल बी 6t माइनस 4। अब एट t इक्वल्स 0 जब हम लोग बात करें तो क्या होगा, 60 माइनस 4, तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा, -4 मैग्नीट्यूड, दैट इज़ अगर हम स्टैंडर्ड की बात करें तो -4 मीटर पर सेकेंड। तो एट t इक्वल्स 0 हमारा जो पोजीशन था बॉडी का दैट वाज 30 मैग्नीट्यूड, मान लो 30 मीटर पे ही था हमारा, 30 मीटर पे ही हमारा पार्टिकल था, और जो t इक्वल 0 पे जो हमारे बॉडी का वेलोसिटी था दैट वेलोसिटी वाज -4 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद हमारे पास ग्राफ का क्वेश्चन एक आ ही गया कि ऑब्जर्व द डिस्टेंस गिवन डिस्टेंस और टाइम ग्राफ। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा डिस्टेंस बता रहा है, ये हमें क्या बता रहा है, हमें टाइम बता रहा है। अब बताता है आइडेंटिफाई द रिस्पेक्टिव स्पीड्स ऑफ द बॉडी व्हेन इट मूव्स फ्रॉम O टू A, B टू C। कहाँ से कहाँ देखना है हमें, O टू A देखना है। O टू A की बात करें तो O टू A क्या है, O टू A है यहाँ से यहाँ। अब देखो इस इंटरवल में डिस्टेंस कितना कवर्ड हुआ है, इस इंटरवल में डिस्टेंस कवर्ड हुआ है 2 किलोमीटर, जो कि हम यहाँ से देख रहे हैं, कहाँ से देख रहे हैं, हम यहाँ से देख रहे हैं। और टाइम कितना है भाई, O से A जाने में कितना लगा मुझे टाइम, तो टाइम मुझे लगा, टाइम मेरा है 0 to 1 दैट इज़ 1 आवर। अब मुझसे पूछ रहा है कि स्पीड क्या था बॉडी का, तो स्पीड इक्वल्स हमने क्या पढ़ा था कि टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। और हमारे पास टोटल डिस्टेंस कितना है भाई, 2 किलोमीटर है, हमारे पास टाइम कितना है, 1 आवर है। तो हमारा स्पीड क्या हो जाएगा, हमारा स्पीड हो जाएगा 2 किलोमीटर पर आवर। क्या हो जाएगा हमारा स्पीड, 2 किलोमीटर पर आवर। तो O टू A हमारा एक डन हो गया। सेकेंड है हमारा B टू C। B टू C बोले तो ये वाला पार्ट दैट इज B टू C। सेकेंड है हमारा B से C जब हम जाएंगे। तो अब देखो तुम B टू C के लिए कितना डिस्टेंस हमने ट्रैवल करा, हमने डिस्टेंस ट्रैवल करा 2 to 4 दैट इज डिस्टेंस हो गया हमारा 2, दैट इज 2 किलोमीटर। हमारे पास टाइम कितना हो गया भाई, टाइम हम कहाँ देखेंगे, हम देखेंगे एक्स एक्सिस में, तो 1.5 से 2.0, तो दैट इज 0.5 आवर। अब हम लोग यहाँ पे स्पीड की बात करें, स्पीड ऑफ द बॉडी की बात करें, टोटल डिस्टेंस दैट इज़ 2 किलोमीटर, टोटल टाइम दैट इज़ 0.5 आवर, तो ये क्या हो जाएगा 20/5
which gives us what, which gives us 4 किलोमीटर पर आवर, which gives us what, 4 किलोमीटर पर आवर। तो हमारे पास बी टू सी के इंटरवल में जो हमारा डिस्टेंस, जो हमारा स्पीड था, डैट स्पीड वाज 4 किलोमीटर पर आवर, और ओ टू ए के बीच में जो हमारा स्पीड था डैट वाज 2 किलोमीटर पर आवर। तो इसको हम ऐसे ध्यान देंगे कि लाइक जिस इंस्टेंट में हमको बोल रहा है तो उस इंस्टेंट में हम डिस्टेंस देखेंगे कि उस पर रिस्पेक्ट में कितना डिस्टेंस कवर हुआ है। फिर एक्स एक्सिस में टाइम दिया हुआ है तो हम एक्स एक्सिस में टाइम देखेंगे कि कितना टाइम में वो डिस्टेंस कवर करा गया है। लाइक स्पीड हो गया हमारा 2 मीटर पर सेकेंड फर्स्ट वाले में, 2, इसने मीटर में लिया, हमने किलोमीटर में लिया है। यहाँ पे किलोमीटर पर आवर में आएगा ये, डेट इज़ किलोमीटर पर आवर। तो ओ से ई जाने में 2 किलोमीटर पर आवर, बी टू सी जाने में 4 किलोमीटर पर आवर। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेट इज़ अ ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। अब ट्रेन अगर रेस्ट से स्टार्ट कर रही है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि हमारा जो इनिशियल वेलोसिटी है वो हमारा कितना है, 0 है। एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली अप टू अ स्पीड ऑफ 80 किलोमीटर पर आवर। तो हमारा फाइनल वेलोसिटी कितना हो गया, फाइनल वेलोसिटी हमारा हो गया 80 किलोमीटर पर आवर फॉर टाइम टी, टाइम हमारा टी हो गया। देन इट मूव्स विद अ कांस्टेंट स्पीड फॉर टाइम टी। अब 80 किलोमीटर पर आवर मतलब पहुंचने के बाद जब 3t इंटरवल में, मतलब इतने इंटरवल में इसका स्पीड कितना था, इसका स्पीड वॉज सेम, डैट इज़ 80 किलोमीटर पर आवर। द एवरेज स्पीड ऑफ द ट्रेन फॉर दिस ड्यूरेशन ऑफ जर्नी विल बी। तो हमसे क्या पूछ रहा है कि एवरेज स्पीड पूछ रहा है इस पूरे ड्यूरेशन का। तो एवरेज स्पीड में हमने क्या पढ़ा है, एवरेज स्पीड में हमने क्या पढ़ा है कि टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ठीक है। अब देखो टी इंटरवल में कितना डिस्टेंस ये कवर करा। तो टी इंटरवल में स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट 0 से स्टार्ट हुआ ये, डेट इज़ 0 से स्टार्ट हुआ ये, भी तक गया, डेट इज़ 80 किलोमीटर पर आवर, 80 किलोमीटर पर आवर। तो इसके लिए पहले हम क्या निकालेंगे, पहले हम निकालेंगे ए एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा हमारा, v फाइनल माइनस v इनिशियल। ये वाला क्वेश्चन अभी रहने देते हैं क्योंकि इसमें एक्सेलरेशन वाला पार्ट आ जा रहा है हमारा। ये वाला क्वेश्चन हम तब करेंगे लेटर, नहीं तो फिर आपको यहाँ पे कन्फ्यूजन हो जाएगा क्योंकि मैंने एक्सेलरेशन अभी आपको समझाया नहीं है। तो ये क्वेश्चन अभी आप मत करो, ये क्वेश्चन हम जब एक्सेलरेशन वाला पार्ट हम कर लेंगे तो फिर ये वाला क्वेश्चन हम डील करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, अ मैन वॉक्स ऑन अ स्ट्रेट रोड फ्रॉम हिज होम टू अ मार्केट that is 2.5 kilometer away with a speed of 5 kilometer per hour. Finding the market close, he instantly turns and walks back home with a speed of 7.5 kilometer per hour. What is the magnitude of the average velocity and average speed of the man over the time interval? अब देखो, a man walks on a straight road from his home to a market. तो ये कहाँ जा रहा है भाई, ये होम से कॉलेज ना जाके ये होम से मार्केट जा रहा है। अब ये मार्केट कितना इसका दूर है, मार्केट दूर है 2.5 किलोमीटर, और ये इसका स्पीड कितना रहा भाई, स्पीड रहा इसका 5 किलोमीटर पर आवर। कितना रहा स्पीड, 5 किलोमीटर पर आवर। फाइंडिंग द मार्केट क्लोज, वहाँ जाने पे उसने देखा कि मार्केट बंद है। ही इंस्टेंटली टर्न्स एंड वॉक्स बैक होम विद a speed of 7.5 किलोमीटर पर आवर। डेट इज स्पीड हमारा कितना हो गया, 7.5 किलोमीटर पर आवर। और इस वाले स्पीड से ये कहाँ आ रहा है, इस वाले स्पीड से ये वापस घर आ रहा है, डेट इज वॉक्स बैक होम। अब जाते टाइम जो इसने डिस्टेंस कवर करा है डेट इज s इज इक्वल्स टू 2.5 किलोमीटर। तो इसका डिस्टेंस कितना कवर करा, 2.5 किलोमीटर करा।
स्पीड कितना हो गया हमारा 5 किलोमीटर पर आवर हो गया। ठीक है, अब इसके बाद हमसे क्या पूछ रहा है कि व्हाट इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ द एवरेज वेलोसिटी। अब हमसे एवरेज वेलोसिटी पूछ रहा था। एवरेज वेलोसिटी के लिए हमने क्या पढ़ा था, टोटल डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। अब यहाँ पे इस वाले पार्ट के लिए अगर हम टाइम फाइंड करें तो टाइम कितना होता है, टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, दैट इज 2.5 अपॉन 5, तो विच विल गिव अस व्हाट, विच विल गिव अस 0.5 आवर, दैट इज 30 मिनट्स, 0.5 आवर। अब जब ये इंस्टेंटली टर्न्स बैक होम, अब सेकेंड वाले टाइम में जब ये वापस घर आ रहा था उस टाइम इसने, इसका स्पीड क्या था, इसका स्पीड ज़्यादा था, तो T1 हमारा ये हो गया, T2 हमारा क्या हो गया, T2 विल बी टोटल जो हमारे पास स्पीड था दैट इज 7.5 और डिस्टेंस कितना था हमारे पास, दैट वाज 2.5 किलोमीटर, तो विच विल गिव अस व्हाट 3 आवर, विच विल गिव अस, एक मिनट, ये हमारे पास टाइम, ये हमारे पास स्पीड था ना कि हमारे पास डिस्टेंस था, दैट इज डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो डिस्टेंस हमारे पास 2.5 ही है और ये हमारे पास टोटल ये जो हो गया दैट इज 7.5, तो हमारा कितना आवर में होगा ये 1/3 आवर में ये कंप्लीट कर लिया, दैट इज़ 20 मिनट्स में इसने कंप्लीट कर लिया जर्नी। अब इसके बाद हम आते हैं एवरेज वेलोसिटी पे। एवरेज वेलोसिटी, तो एवरेज वेलोसिटी मतलब क्या होता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या है इस केस में, टोटल डिस्प्लेसमेंट है कि ये बंदा होम से स्टार्ट करा और वापस घर आ गया, डैट इज़ एक पॉइंट से स्टार्ट करा, मार्केट गया, मार्केट से वापस घर, तो इसमें इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ भाई, इसका डिस्प्लेसमेंट हो गया 0, इसका डिस्प्लेसमेंट हो गया 0, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट ही अगर 0 हो गया तो हमें टाइम से कोई लेना देना है नहीं, क्योंकि हमारा जो एवरेज वेलोसिटी है वो कितना हो जाएगा, दैट इज़ 0 हो जाएगा, दैट इज़ 0 हो गया। तो डिस्प्लेसमेंट की बात है, डिस्प्लेसमेंट हमें कैलकुलेट करना आना चाहिए। सेकेंड हमसे पूछा जा रहा है कि एवरेज स्पीड ऑफ द मैन ओवर द इंटरवल ऑफ 0 to 30 मिनट। अब ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि पहला कब से कब तक, 0 to 30 मिनट्स। अब देखो फर्स्ट हमने कैलकुलेट करा था, T1 कितना था, ये 0.5 आवर था हमारा, 0.5 आवर दैट इज़ 0.5 आवर बोले तो 1/2 आवर दैट इज़ 30 मिनट्स, तो 30 मिनट्स में इसने 30 मिनट्स में ये कहाँ से कहाँ गया, ये होम से मार्केट गया, होम से मार्केट में जाने में इसने कितना डिस्टेंस कवर करा था, इसने डिस्टेंस कवर करा था 2.5 किलोमीटर। भाई इसे टाइम कितना लगा, इसे टाइम लगा 30 मिनट्स, तो इसका एवरेज स्पीड कितना हो जाएगा, एवरेज स्पीड कितना होता है, इट इज़ टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, दैट इज़ 2.5 अपॉन 30 मिनट्स, तो इसका एवरेज स्पीड कितना बन गया, इसका एवरेज स्पीड बन जाएगा तुम्हारा 25 स्पीड इक्वल्स टू, एक मिनट, सॉरी 2.5 किलोमीटर, और ये 30 मिनट्स को ना लिख के हम क्या लिखेंगे, इसको हम आवर में लिखेंगे, दैट इज़ किलोमीटर में ये है तुम्हारा, मिनट भी आवर में जाएगा, दैट इज़ 0.5 आवर, 0.5 आवर, तो दैट इज़ 0.5 आवर। तो इसकी बात करें तो 5 किलोमीटर पर आवर हमारा एवरेज स्पीड रहेगा, फॉर व्हाट ड्यूरेशन, फॉर द ड्यूरेशन ऑफ 0 to 30 मिनट्स। अब सेकेंड हमारे पास 0 to 50 मिनट्स, सेकेंड है 0 to 50 मिनट्स। अब 0 to 50 मिनट्स की बात करें तो यहाँ हमें कितना टाइम लगा था, यहाँ हमें लगा था 1/3 आवर, और 1/3 आवर का मतलब क्या होता है, 1/3 आवर का मतलब होता है 20 मिनट्स, तो 30 मिनट्स यहाँ, 20 मिनट्स यहाँ, मतलब कंप्लीट जर्नी। तो 50 मिनट्स में क्या हो गया था, 50 मिनट्स में हमारा जो जर्नी था वो कंप्लीट हो गया था, दैट इज़ वो बंदा घर से मार्केट जा चुका था, मार्केट से वापस दोबारा घर आ चुका था,
तो इस बीच इसने टोटल डिस्टेंस कितना कवर करा, तो इस बीच इसने डिस्टेंस कवर करा 2.5 जब ये गया मार्केट, और 2.5 जब ये वापस आया मार्केट से। तो 5 किलोमीटर इज द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय हिम। अब उसके बाद टाइम की बात करो, तो टाइम कितना लिया इसने, टाइम इसने लिया 50 मिनट्स। टाइम कितना लिया इसने, 50 मिनट्स। और इसको 50 को अगर हम आवर में चेंज करेंगे, डेट इज़ 50/60 आवर, डेट इज़ 5/6 आवर लिया इसने। अब अगर इधर हम एवरेज स्पीड अगर हम कैलकुलेट करें, तो एवरेज स्पीड क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस हमारा 5 है, और जो हमारा टाइम है डेट इज़ 5/6, डेट इज़ 6 ऊपर आ जाएगा। हमारा जो टोटल स्पीड बनेगा, हमारा एवरेज स्पीड, डेट विल बी 6 किलोमीटर पर आवर, डेट विल बी व्हाट, 6 किलोमीटर पर आवर। तो इसका मतलब क्या है कि 0 to 50 मिनट्स के इंस्टेंट उस टाइम इंटरवल में जो हमारा एवरेज स्पीड था उस बंदे का, डेट वाज 6 किलोमीटर पर आवर। अब इसके बाद बात करें 0 to 40 मिनट, तो 0 to 40 मिनट के बीच में कितना हमारे पास एवरेज स्पीड था। अब 0 to 40 मिनट्स के लिए कैलकुलेट करने के लिए, 0 to 40 मिनट के लिए हमारे पास 0 to 30 मिनट्स का डेटा इज़ ऑलरेडी अवेलेबल। अब हमें 30 to 40 मिनट के बीच जो डिस्टेंस कवर हुआ है वो हमें बस फाइंड करना है। उसको हम कैसे फाइंड करेंगे, उसको हम फाइंड करेंगे, बट उससे पहले हम कुछ स्पेस बना ले लिखने के लिए, डेट इज़ ये यहाँ चला गया। इसको हम लोग एक पार्टीशन कर देते हैं। हाँ, अब हम मूव करते हैं हमारे थर्ड पार्ट पे, जो कि थर्ड पार्ट में हमें क्या कैलकुलेट करना है, हमें कैलकुलेट करना है 0 to 40 मिनट्स। 0 to 40 मिनट्स, तो देखो 0 to 30 मिनट्स का जो डेटा है, दैट इज़ जो डिस्टेंस ट्रैवल्ड है, वो डिस्टेंस इज़ ऑलरेडी नोन टू अस। वो कितना था, 2.5 किलोमीटर था, क्योंकि उतने टाइम इंटरवल में वो कहाँ गया था, वो अपने होम से गया था मार्केट। होम से कहाँ गया था, मार्केट गया था वो। लेकिन 30 to 40 मिनट्स की बात करें तो उसका डेटा हमारे पास नहीं है। तो उसका डेटा कैसे आएगा, उसका डेटा इस तरीके से आएगा कि 30 मिनट्स में तो वो होम से मार्केट चला गया, बट दोबारा मार्केट से होम आने में उसको 20 मिनट्स लगा। उसे कितना लगा, 20 मिनट्स लगा। और वो 20 मिनट्स में वो जो मूव कर रहा था वो एक कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव कर रहा था, उसका स्पीड चेंज नहीं हो रहा था। अगर हम इस सेंस से देखें, तो अगर वो 20 मिनट्स में अगर वो 2.5 किलोमीटर अगर वो मूव कर रहा था, तो वो 10 मिनट में कितना मूव करेगा भाई, 10 मिनट में वो मूव करेगा 2.5 का आधा, डेट इज़ 1.25 किलोमीटर। तो हमारे पास 30 to 40 मिनट के बीच कितना डिस्टेंस का हमारे पास कवर होगा, दैट डिस्टेंस इज 1.25 किलोमीटर, 1.25 किलोमीटर। अब यहाँ पे एवरेज स्पीड की बात करो, टोटल डिस्टेंस दैट इज 2.5 प्लस 1.25, इट विल गिव अस व्हाट, इट विल गिव अस 3.75 किलोमीटर। अपॉन टाइम की बात करें, इट इज टाइम इज 40 मिनट्स, 40 को हम आवर में चेंज करेंगे, 40/60 डेट इज 2/3। और 2/3 को हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं उसको, डेट इज हम सही से लिखते हैं, डेट इज 40/60, डेट इज 60 हमारा ऊपर चला जाएगा। तो हमारा यहाँ आंसर कुछ आएगा, वो आप देख लेना, डेट इज 2 इधर कटेगा, 3
So 3 5 are 15, 5 1 3 is 21, 21 2 2 3 3 are 9, 11 2, so it will give us 5.625 किलोमीटर पर आवर। तो जो हमारा स्पीड होगा, एवरेज स्पीड 0 to 40 मिनट के लिए, वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 5.625 किलोमीटर पर आवर। क्या होगा, 5.625 किलोमीटर पर आवर। अब क्वेश्चन नंबर 6 है, अ कार ट्रेवल the first third of a distance x at the speed of 10 km per hour, the second third at the speed of 20 km per hour, and the last third at the speed of 60 km per hour. Determine the average speed of the car over the entire distance x. तो ये वाला जो क्वेश्चन है ये कम्प्लीटली इसको फॉलो कर रहा है। ये जो इसका जो कॉन्सेप्ट है, उसका कॉन्सेप्ट एंड इसका कॉन्सेप्ट इज द सेम। तो ये आप खुद से ट्राई करो। आप, ये आपका होमवर्क होगा, इट इज़ आप डू इट बाय योर सेल्फ, डू इट बाय योर सेल्फ। ये वाले क्वेश्चंस आप खुद से ट्राई करो, और ये क्वेश्चंस आप खुद से ट्राई करके आप कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करोगे आंसर। और इनका जो सॉल्यूशन है, इनका सॉल्यूशन आपको कहाँ मिलेगा, इनका सॉल्यूशन आपको नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मिल जाएगा, जिसमें कि हम इसका सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कर देंगे। आप वहाँ से अपना सॉल्यूशन आप वहाँ से मैच कर सकते हो कि आपने सही करा है या फिर नहीं करा है। इसके बाद हमारा जो यहाँ तक का आज हमारा वेलोसिटी का यहीं तक रखते हैं। वेलोसिटी तक आज हमने टारगेट रखा था कि वेलोसिटी तक पार्ट कवर कर लेना है, वहाँ तक हमने कवर कर लिया है। तो उस पार्ट तक आप अच्छे से रिवाइज करो, आप जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं वो क्वेश्चंस को आप सॉल्व करो, और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो, जिससे ये होगा कि जो भी हैंड रिटन नोट्स मैंने अभी लिखे हैं वो आपको मिल जाएगा, वो आप यूज़ करके आप पढ़ाई कर सकते हो। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लिंक पे टैप करो और टेलीग्राम चैनल हमारा ज्वाइन करो। इसके साथ आप लोग का बहुत बहुत थैंक यू, आप लोगों लास्ट तक आप लोगों ने वीडियो को देखा। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। जो हमारा काइनेमेटिक्स का ये फर्स्ट हाफ था, इसमें हमने वेलोसिटी तक इसमें कवर करा है, इसमें हमने वो क्वेश्चंस कवर करे हैं, लाइक वो फर्स्ट हाफ, सेकेंड हाफ, थर्ड हाफ वाला क्वेश्चन वो आपको PYQ में देखने को मिलेगा ही मिलेगा। वैसे क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, तो उस क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस करो, आप खुद से ट्राई करो सॉल्व करने का। उसके बाद उसका जो सॉल्यूशन होगा वो मैं नेक्स्ट पार्ट में आपको प्रोवाइड करूँगा। सो थैंक यू ऑल ऑफ़ यू। तब तक के लिए बहुत मेहनत करो और अच्छे से प्रिपेयर करो, अच्छे से प्रिपेयर करके एक अच्छा कॉलेज आप एक सिक्योर कर लो अपने लिए। सो थैंक यू ऑल ऑफ़ यू।